औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, पिछली क्लास में हमारी बात हो रही थी कि एक चार्जिंग सेक्शन होता है किसी भी लॉ में, जो कि बेसिकली ये बताता है कि लॉ में रेवेन्यू इकट्ठा करने के प्रोसीजर क्या हैं उमूमी तौर पे। तो इनकम टैक्स लॉ में जो प्रोसीजर। अच्छा जी, डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं दोबारा से कनेक्ट हो रहा हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था। विद इन दैट जो है वो हमें ये समझाया गया था कि आपको लॉ के अंदर, यानी कि इनकम टैक्स लॉ के अंदर, आपको जो है वो मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्या फॉलो करने हैं। विद इन दैट जो है वो हमारे पास दो मेथड नजर आए थे। एक था हमारा एनटीआर, जिसमें हम नेट बेसिस टैक्सेशन यानी एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, या दूसरा बोल दीजिए कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट मैकेनिज्म पे हम टैक्सेशन वर्कआउट करते हैं। और एक जो है रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो टैक्सेशन हो रही थी, यानी कि ग्रोस बेसिस टैक्सेशन। जो चीज ग्रोस बेसिस टैक्सेशन में है उसके सेक्शन बाकायदा वाजे हैं, और उसके ऊपर जो है वो कहा जाता है कि यहाँ पे तो ग्रोस बेसिस टैक्सेशन यानी एफटीआर ही करना पड़ेगा। बाकी जो है, जो एनटीआर है वो रेजिड्यू है, यानी कि एनटीआर वो होता है जो कि एफटीआर के लिए मुकर्रर नहीं है। आज की क्लास में मैं जरा आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भाई एनटीआर और एफटीआर में बेसिक फर्क क्या है। इसके लिए जो है वो ये चार्ट आपके लिए काफी मुफीद रहेगा। जैसे पिछली क्लास में आपसे अर्ज की थी कि फाइनल टैक्स रिजीम के दो कंपोनेंट है, एक होता है सेपरेट टैक्स रिजीम और एक प्रेजेंटिव टैक्स रिजीम। सेपरेट टैक्स रिजीम और प्रेजेंटिव टैक्स रिजीम में दोनों में ही ये होता है कि ग्रोस बेसिस टैक्सेशन है। बस एक बारीक सा नुक्ता है जिसकी वजह से इन दोनों को अलग अलग जो है वो किया जाता है, पेश किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है। बाकी अदरवाइज दोनों के मैकेनिक्स सेम है। एसटीआर का जो सेक्शन है लॉ के अंदर, वो सेक्शन नंबर 8 है।
यानी सेक्शन 8 में इसके मैकेनिक्स डिफाइन है, और जो प्रिजेंटिव टैक्स रिजीम का जो मैकेनिक्स है वो 169 में है। जब दोनों के मैकेनिक्स को हम कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल मुमासलत नजर आती है। सिर्फ एक बारीक सा पॉइंट है जो कि ये दोनों रिजीम को, यानी कि विद इन द एफटीआर, दोनों जो है वो क्लासिफिकेशन को सेग्रीगेट कर रहा होता है। पहले देख लेते हैं कि सेक्शन ये एसटीआर में सेक्शन 8 वाली कौन सी इनकम शामिल है। डिविडेंड इनकम शामिल है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सुकूक, आपको आइडिया होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सुकूक टू मीन कि भाई ये जो है वो इस्लामिक बॉन्ड्स हैं। पाकिस्तानी सोर्स रॉयल्टी फी फॉर ऑफशोर डिजिटल सर्विस, ये ऑफशोर डिजिटल सर्विस को नॉर्मली आप आईटी कहते हैं। फी फॉर मनी मनी ट्रांसफर ऑपरेशंस, ये जो क्रेडिट कार्ड वगैरह की जो मैकेनिक्स होते हैं जिसमें पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, इसके लिए इंटरनेशनल बैंक्स वगैरह को जो है वो पेमेंटें की जाती हैं। ये सारी जो पेमेंट है, और इसके अलावा आखिरी में टेक्निकल सर्विस फी नॉन रेजिडेंट की, ये सारी के सारी जो है इनकी जो है वो पाकिस्तानी सोर्स जो इनकम है इसके ऊपर जो है वो टैक्सेशन एफटीआर में होता है। एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में आईटी सर्विस रेंडर कर रहा है बाहर से बैठ के, टेक्निकल सर्विस रेंडर कर रहा है, बैंकिंग सर्विस रेंडर कर रहा है, रॉयल्टी जो है वो अर्न कर रहा है। तो ये पाकिस्तान से बाहर जो नॉन रेजिडेंट ये इनकम अर्न कर रहा है फ्रॉम द पाकिस्तानी सरजमीन, यानी कि उसको हम यहाँ से आउटवर्ड रेमिटेंस कर रहे होंगे। तो ये आउटवर्ड रेमिटेंस के ऊपर जो नॉन रेजिडेंट की टैक्सेशन होगी वो एसटीआर के लिए मुकर्रर है। इसी तरीके से शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट बिजनेस अगर एक नॉन रेजिडेंट का होता है तो वो भी एसटीआर में है। और अगर जो है वो रेजिडेंट का अगर शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो तो फिर उसमें क्या होगा, 7A में रेजिडेंट के शिपिंग बिजनेस को शामिल किया गया है। तो मीनिंग देयर बाय कि नॉन रेजिडेंट का शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट बिजनेस दोनों एसटीआर में है, मगर ये कि अगर रेजिडेंट होगा तो उसके इसमें सिर्फ शिपिंग बिजनेस जो है वो आ रहा है एसटीआर में, लाइक पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन तो आ जाएगा 7A में। मगर पीआईए, एयर ब्लू, सियाल एयरलाइन, ये वाली जो है सारी के सारी एयरलाइन है, ये एसटीआर में नहीं आ सकती है क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट नहीं है, ये सारे रेजिडेंट है। एमिरेट्स एयरलाइन बहरहाल आ जाएगी सेक्शन 7 के रूल से। इसी तरीके से टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ एवरी पर्सन अदर देन कंपनी, इसके अंदर जो है हम मजीद एक चीज साथ में ऐड कर लें कि अप टू ₹5 मिलियन, अगर जो है वो एक इंडिविजुअल और एओपी है अदर देन कंपनी, का मतलब क्या हुआ कि फिर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप हो गए। तो अगर एक इंडिविजुअल और एओपी यानी पार्टनरशिप है, उनकी इंटरेस्ट इनकम है और वो इंटरेस्ट इनकम सालाना 5 मिलियन तक होती है तो एसटीआर में आ गई। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंपनी है तो उसकी जो है वो इंटरेस्ट इनकम होगी तो वो एनटीआर में है। मजीद ये कि अगर जो है वो एक इंडिविजुअल और एओपी है मगर उसकी सालाना इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन से जायद है, तो ₹1 भी ज्यादा हो जाने की वजह से, 5 मिलियन से ₹1 भी ज्यादा हो जाने की वजह से पूरी इनकम चली जाएगी एनटीआर के अंदर। फिर बिल्डर्स का जो टैक्सेशन है और डेवलपर्स का जो टैक्सेशन है ये भी एसटीआर में है। और फिर इसके अलावा 7E वो एक सरप्राइजिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपकी जो है वो आइडल प्रॉपर्टी हो, आइडल प्रॉपर्टी मतलब है कि ना उसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ना उसको जो है वो आप रेंट इनकम अर्न करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों ने प्रॉपर्टियों में खाली खाली इन्वेस्ट करके रखा हुआ है जिसको हम आइडल प्रॉपर्टी कहते हैं, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी टैक्स लगाया है और यहाँ पे नाम रखा है उन्होंने डीम इनकम का। जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की, फॉर एग्जाम्पल वो 100 मिलियन की है अज्यूमिंग, अब उस जो 100 मिलियन की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो है वो आपने लगाना है शुरू में 5%। ये 5% की जो मल्टीप्लाई के बाद जो फिगर आई यानी कि 5 मिलियन, इसको कहा जाएगा डीम रेंटल इनकम। अब इस डीम रेंटल इनकम के ऊपर 20% का टैक्स लगाया जाएगा, यानी कि 5 मिलियन के ऊपर 20% लगाएंगे तो कितना बनेगा, 1 मिलियन बनेगा। 100 मिलियन की फेयर मार्केट वैल्यू, उसके ऊपर जो है वो आइडल पड़ी हुई है, ना बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है ना रेंट इनकम के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसको जो है वो पहले तो डीम रेंटल इनकम से कैलकुलेट की जाएगी जो कि 5% है इसकी। और ये 5 मिलियन जो है वो बन जाता है 100 मिलियन के ऊपर 5% अप्लाई करने पे। अब इसकी 20% की एक टैक्स रेट लगा दीजिएगा जो कि 5 मिलियन के ऊपर 20% के बेस पे 1 मिलियन बनता है। तो ये जो है वो कहलाएगा टैक्स ऑन डीम इनकम। और ये टैक्स ऑन डीम इनकम जो है वो इस वजह से कि लोग इस टैक्स की वजह से शायद इस प्रॉपर्टी को बेचें तो मार्केट प्राइस डाउन आएंगी, बेचें नहीं तो रेंट पे लगाएं, या फिर एक जो है वो बिजनेस में लगाएं तो इससे जो है वो लोग गवर्नमेंट को टैक्सेशन में मदद मिलेगी। तो ये इस वजह से ये टैक्स लगाया गया है 7E में। इन तमाम टैक्सेस के अंदर इंशाल्लाह हम जगह में देखेंगे कि आपको जो है वो एक रेवेन्यू का फिगर नजर आएगा, यानी डिविडेंड इनकम नजर आएगी, 15% की टैक्सेशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सुकूक उसके ऊपर जो है वो कहीं 12.5% है, कहीं जो है वो 10% है, तो वो 12 जो है वो लग जाएगा।
रॉयल्टी है उसके ऊपर जो है वो 15% है, टेक्निकल फी है 15% है, ये ऑफशोर डिजिटल सर्विस आईटी सर्विस है उसके ऊपर 10% है, शिपिंग बिजनेस के ऊपर आपको जो है वो नजर आएगा कि इसके ऊपर 8% है, एयर ट्रांसपोर्ट के ऊपर 3% है। जो शिपिंग बिजनेस रेजिडेंट का है उसके ऊपर बहुत ही अजीब सा एक टैक्स है, टनेज टैक्स लगता है कि भाई जहाज का वजन कितना है, उस वजन के ऊपर जो है वो एक टैक्स लग रहा होगा। और इंटरेस्ट इनकम के ऊपर 15% है। बिल्डर्स और डेवलपर्स जो सेल करते हैं अपनी प्रॉपर्टी की, तो उस प्रॉपर्टी की जो एरिया सेल करते हैं उसकी बेस पर टैक्स लगता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपने देखा टैक्स ऑन टीम इनकम, तो ये सारी इनकम ऐसी हैं जिसमें आपको कोई एक्सपेंस माइनस होता हुआ नजर नहीं आएगा। इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये सेपरेट टैक्स रेजिम में क्यों है, ये तो याद किया हुआ मैटर है, ये हुक्मनामा है, लोग हमें फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, प्रेजेंटिव टैक्स रेजिम में भी यही होता है कि यहाँ पे भी ग्रोस बेसिस टैक्सेशन है, मगर यहाँ पे लाजमी तौर पे ऐसा होगा कि अमाउंट जो आपका पीटीआर के अंदर फॉल कर रहा होगा वो लाजमी तौर पे प्रेजेंटिव टैक्स रेजिम को पीटीआर बोलते हैं, पिछली क्लास में भी बात हुई थी। तो पीटीआर की जो इनकम होगी लाजमी तौर पे उसके ऊपर कोई विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट हो रहा होगा, और उसी विथहोल्डिंग टैक्स को फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज यानी फाइनल टैक्स के बाद खत्म कर दी जाएगी। लाइक कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से बाहर और इसके ऊपर इनवर्ड रेमिटेंस आती है, तो जो बैंक होता है जिसके पास आपकी इनवर्ड रेमिटेंस आई है, वो अगर आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपए बाहर से आए हैं तो आपको 99 रुपए देगा, 1 रुपए का विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट कर लेता है विद रीजन के भाई कहता है कि मैं विथहोल्डिंग एजेंट हूँ और आप विथहोल्डिंग हैं, मैंने आपका 1% विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट कर दिया। जब हम जो है वो ये विथहोल्डिंग टैक्स के सेक्शन को देखते हैं जिसको एक्सपोर्ट से मुतालिक विथहोल्डिंग टैक्स के सेक्शन को देखते हैं जिसको 154 कहा जाता है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये फाइनल टैक्स है। फाइनल टैक्स से क्या मतलब है, जब विथहोल्डिंग टैक्स को कह दिया जाए फाइनल टैक्स तो ये रेजिम बन जाती है प्रेजेंटिव टैक्स रेजिम। बस इन दोनों में यही बारीक सा फर्क है। सेपरेट टैक्स रिजीम में भी रेवेन्यू बेस्ड टैक्सेशन है, प्रेजेंटिव टैक्स रिजीम में भी रेवेन्यू बेस्ड टैक्सेशन है। बट दो इनकम जो कि प्रेजेंटिव टैक्स रिजीम में होंगे उसमें बस ये होगा कि साल के आखिर में आपको कोई लाइबिलिटी खुद से कैलकुलेट करनी ही नहीं है। जब अमाउंट आपके पास पहुंचा उसी वक्त विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ और जो है वो उसकी फाइनल टैक्स एस्टेब्लिश हो गई। यानी इसको जिंदगी में प्रेजेंटिव टैक्स रिजीम को कहा जाता है ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्सेशन। जैसे जैसे जो है वो पैसा आता जाता है वैसे वैसे टैक्स डिडक्ट होता जाता है और ये फाइनल टैक्स होता जाता है। अच्छा, अब मैं जरा इसकी कंपैरिजन बताऊं। अब कंपैरिजन के लिए मैंने आपके साथ स्ट्रेटेजी ये शेयर करनी है कि फाइनल टैक्स रिजीम के जो उसूल हैं वो सेक्शन 8 में लिखे हुए हैं एसटीआर से मुतालिक, और जो पीटीआर से मुतालिक उसूल हैं वो 169 में लिखे हुए हैं। मोर और लेस आपको नजर आएगा कि ये सेम है, सिवाय एक बारीक से फर्क के जो कि इंशाल्लाह भी हम डायग्नोस कर लेते हैं। अब जो इसके अलावा बचा यानी कि फाइनल टैक्स रिजीम में कुछ नहीं आया तो वो चला गया नॉर्मल टैक्स रिजीम में। अब नॉर्मल टैक्स रिजीम में क्या उसूल होते हैं, वो आइडियली जो है ऐसे ड्राइव किए जाते हैं कि जो फाइनल टैक्स रिजीम के उसूल हैं उसको उल्टा कर दीजिए तो नॉर्मल टैक्स रिजीम के जो है वो उसूल बन जाते हैं। फिर भी इसके बावजूद इसकी कुछ तसल्ली जो है सेक्शन नंबर 9, 10 और 11 से हो जाती है। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कि जो है वो फाइनल नॉर्मल टैक्स रिजीम से मुतालिक जो 9, 10, 11 को अगर काबू में कर लिया जाए तो बजाय इसके कि हम एफटीआर की बेस पे कंक्लूड कर रहे हो, ये 9, 10, 11 को पढ़ने से ये बहुत अच्छे तरीके से काबू में आ जाते हैं। आइए, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर ईच ऑफ द अबव रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम में एसटीआर में आपको ये मिलेगा कि इनकम में कोई भी आप जो है वो यानी कोई भी हेड ऑफ इनकम में आप जो है वो इनकम को बुक ना कीजिएगा। पीटीआर में भी यही है। असल में आपको इंशाल्लाह एनटीआर में मिलेगा कि आपको इनकम जो मिल रही है एनटीआर की वो लाजमी तौर पे पहले तो 5 में से किसी एक हेड में पाक हो जाएगी। हेड ऑफ इनकम जो है वो आपको ये मिलेंगे, सैलरी है, प्रॉपर्टी इनकम है, बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेज है। अगर कोई इनकम आपकी इन हेड्स में क्लासिफाई होके टैक्स होती है तो उसको ही एफटीआर कहा जाता है। एफटीआर की पहली खासियत ये है कि ये किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाती है। अच्छा, फिर एफटीआर की दूसरी खासियत कि इसके अंदर जो है वो कोई भी एक्सपेंस नहीं क्लेम होता। इनकम टैक्स लॉ में एक्सपेंस को अलाउबल डिडक्शन बोलते हैं, तो कोई भी एक्सपेंस क्लेम नहीं होता है। और जब जो है वो आप जाएंगे एनटीआर के अंदर तो आपको हेड वाइज हर हेड में ये प्रोविजन मिल रहे होंगे कि ये अलाउबल एक्सपेंस या 12 अलाउबल डिडक्शन कैसे क्लेम होंगे। इसके बाद
इनकम टैक्स लॉ में ये भी मिजाज है कि एक इनकम में लॉस हो जाए, दूसरी इनकम में जो है वो पॉजिटिव हो, सिचुएशन हो, एक में लॉस हो, तो दोनों को आप नॉक ऑफ कर दीजिए टैक्सेशन करने से पहले। और अगर करंट ईयर में आपके पास जो वो इनकम ना हो और लॉस हो, और या फिर एक लॉस इतने ज्यादा हो कि वो इनकम को पूरा वाइप ऑफ कर दें, तो जो अनयूटिलाइज लॉसेस होते हैं वो अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, और फिर अगले महीने अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, और अगले साल फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो एफटीआर की इनकम होती है उसके अंदर चूंकि एक्सपेंस ही नहीं होते हैं, एक्सपेंस ही रीजन बनता है लॉस क्लेम करने की, लॉस कैलकुलेट करने की। जाहिर बात है किसी को कहा जाए कि आपका लॉस क्या है, तो वो कहता है कि एक्सपेंस का ओवर रन है देन द इनकम। 5 लाख रुपए के आपके एक्सपेंस है और 3 लाख रुपए की रेवेन्यू होगी, तो जाहिर बात है 2 लाख का लॉस हो जाएगा। तो एफटीआर की इनकम के अगेंस्ट में चूंकि कोई एक्सपेंस ही नहीं होते, तो उसका कभी लॉस ही नहीं होगा। ना एफटीआर का अपना लॉस होता है, ना कोई और इनकम का लॉस वो अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सकता है। लॉसेस की मुकम्मल तौर पे ममानियत है एफटीआर की इनकम के अंदर। मगर ये कि अगर जो है वो लॉसेस जो है वो एनटीआर से मुतालिक हों, तो देयर इज अ प्रोसीजर कि करंट ईयर में इसको इस्तेमाल करिए, अगले सालों में इसको इस्तेमाल कीजिए। डिडक्टिबल अलाउंसेस, डिडक्टिबल अलाउंसेस जो है वो इंशाल्लाह आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें कहा जाता है कि ये 5 एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि आपकी कुछ अमाउंट्स के ऊपर ज़कात अंडर द लॉ कट जाती है, जैसे कि बैंक बैलेंस है, या फिर एक प्रोविडेंट फंड की विड्रॉवल है, उसके ऊपर ज़कात जो है वो कट जाती है। जो बंदा आपको पेमेंट कर रहा होता है वो ज़कात काटने के ऊपर पाबंद है। तो ये है। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट को हम जो है वो वर्कर्स की वेलफेयर के लिए, किसी भी वर्कर कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए हम जो वो गवर्नमेंट को एक तरीके से जो है वो अपने प्रॉफिट का एक पोर्शन देते हैं। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है अपने वर्कर में अपने प्रॉफिट का 5% डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल है वो अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च करता है, तो ये 4 चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी में आपके एक्सपेंसेस हैं। मगर इन एक्सपेंसेस को हम जो है वो किसी हेड ऑफ इनकम में माइनस नहीं करते, बल्कि हम ये करते हैं कि तमाम हेड्स को पहले एग्रीगेट कर देते हैं। जब हम तमाम हेड्स को एग्रीगेट कर देते हैं तो उसमें टोटल इनकम बनती है। टोटल इनकम में से फिर ये एक्सपेंसेस हम माइनस करते हैं, जिसको हम जो है वो कहते हैं डिडक्टिबल अलाउंसेस। और जब इन एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो जो फिगर बनती है उसको फिर हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम, जिसके ऊपर हम टैक्स का रेट लगाते हैं। मगर ये कि जब जो है वो एफटीआर की इनकम होगी, तो एफटीआर की इनकम के ऊपर कोई भी हमारा डिडक्टिबल अलाउंस नहीं होता। यानी एफटीआर की इनकम से मुतालिक ना टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट है, ना हेड ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट है। जाहिर बात है हेड ऑफ इनकम नहीं बन रही एफटीआर की इनकम, तो वो टोटल इनकम का भी पार्ट नहीं बनेगी। टोटल इनकम होता क्या है, अभी बताया मैंने कि 5 हेड्स का एग्रीगेट होती है। फिर इसके बाद जो है वो जब टोटल इनकम नहीं है, तो फिर कहा गया है कि टोटल इनकम में से डिडक्टिबल अलाउंस माइनस कीजिए। तो वो कैसे माइनस करेंगे जब टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बन रही है एफटीआर। और फिर इसके बाद जो है वो टैक्सेबल इनकम पे पहुंच जाइएगा टोटल इनकम में से डिडक्टिबल अलाउंस माइनस करके। ये कहानी भी वर्केबल नहीं होगी जब जो है एफटीआर की बात हो। एफटीआर में ना टोटल इनकम निकलती है, ना डिडक्टिबल अलाउंस क्लेम होते हैं, ना जो है वो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है। इसके ऊपर तो रेवेन्यू को बस हम टैक्स कर लेते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा लॉ में तरीकाकार है। मैंने आप लोगों को सिलेबस जब डिस्कस किया था तो लॉ की फॉर्मेटिंग भी डिस्कस की थी, उसके हवाले से बताया था कि जिन चीजों से लाइबिलिटी में, यानी कि टैक्सेबल इनकम के ऊपर आप टैक्स रेट लगा देते हो, तो उस सूरत हाल में आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है। अब टैक्स लाइबिलिटी में जिन चीजों से कमी होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी पॉइंट अपनी रिटेल शॉप है उसके ऊपर पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाती हो, तो जितने की पॉइंट ऑफ सेल मशीन ली है वो आपको एक क्रेडिट की इंटाइटलमेंट डेवलप करेगा। आप अगर डोनेशन देते हैं तो क्रेडिट की इंटाइटलमेंट आपको जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है। तो लॉ में जितने भी तरीकाकार हैं क्रेडिट क्लेम करने के, पिछली क्लास में चार्जिंग सेक्शन में बताया था कि ऑर्डर ऑफ क्रेडिट ये होता है कि पहले 103 यानी फॉरेन टैक्स क्रेडिट को क्लेम कीजिएगा, फिर 61 से लेकर 65G तक के क्रेडिट क्लेम कीजिएगा, फिर इसके बाद एडजस्टेबल विथहोल्डिंग टैक्सेस और जो है वो क्वार्टरली एडवांस टैक्स वो माइनस कीजिएगा। ये जो क्रेडिट्स की फिगरें हैं ये सिर्फ एनटीआर की खासा है, एफटीआर में क्रेडिट क्लेम नहीं होते हैं।
अच्छा, फिर इसके बाद फाइनली इनकम की कैलकुलेशन कंप्यूटेशन करने के बाद जब रिपोर्ट करने की बारी आएगी, तो एनटीआर के केस में आप ये करते हो कि अपना रिटर्न फाइल करते हो, टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स रेट लगा के लायबिलिटी निकालते हो। मगर अगर एफटीआर की इनकम हुई, तो एसटीआर के केस में पहले ये होगा कि रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा और टैक्स रेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो आपकी इनकम होगी। इनकम ऐसी है जिसमें विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो रहा है, लाइक डिविडेंड के ऊपर डिडक्ट होता है, तो वो एडजस्ट कर लीजिएगा, रिमेनिंग कुछ बचा तो वो पे करना पड़ेगा। But here the revenue is being taxed because the rate will be applicable on the revenue. इन केस अगर रिपोर्टिंग जो है वो बात हो रही है पीटीआर की, तो पीटीआर के लिए रिटर्न तो आपको फाइल करना पड़ेगा, यानी कि रिटर्न फाइलिंग तो यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। मगर इसमें आप कोई कंप्यूटेशन नहीं कर रहे होगे, यानी कि इसमें ये नहीं कर रहे होगे कि आप जो है वो कोई इनकम के ऊपर टैक्स रेट लगा रहे होगे, बल्कि ये बोल रहे होगे कि मैं कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बिकॉज के ड्यूरिंग द ईयर जो जो ट्रांजेक्शन्स हैं मेरे, उनके ऊपर मेरा विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो गया और यही मेरा फाइनल टैक्स हो गया। लाइक इन केस ऑफ एक्सपोर्टर, वो अपनी एक्सपोर्ट इनवर्ड रेमिटेंसेस को जॉट डाउन करता है, उसके ऊपर 1% की डिडक्शन जो है वो बैंक की तरफ से दिखा देता है और इसकी कहानी खत्म हो जाती है। अच्छा, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। इन द सिचुएशन वेयर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड और डिडक्टेड बट नॉट कलेक्टेड और डिडक्टेड, यानी कि ये हुआ कि विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट तो होना चाहिए था, मगर ये कि जो विथहोल्डिंग एजेंट है वो गलती कर बैठा, या जानबूझ के बहरहाल उसने जिद की, उसने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, तो फिर जो डिडक्ट होना चाहिए था वो खुद से जाके आप दे आइएगा। ये बहरहाल जो है वो आपकी पीटीआर ही रहेगी। मगर इसमें बस ये करना पड़ेगा कि ये नहीं कह सकते आप कि मेरा विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो गया वो फाइनल टैक्स हो गया। जब फाइनल टैक्स होने के लिए आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे विथहोल्डिंग टैक्स आपका डिपॉजिट हुआ है, तो वो आपके पास एविडेंस नहीं होगा। तो जब आपका विथहोल्डिंग एजेंट नाकारा निकला, तो उस केस में फिर आपको खुद से वही विथहोल्डिंग टैक्स की फिगर जो कि डिडक्ट होकर डिपॉजिट हो जानी चाहिए थी विथहोल्डिंग एजेंट की तरफ से, अब ये विथहोल्डिंग अपने ते खुद से जाके ये डिपॉजिट करवा रहा होगा। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों से ये बात की थी कि 10 स्केजुअल एक है जिसके अंदर ये कहा गया है कि विथहोल्डिंग टैक्स डबल हो जाता है अगर जो है वो विथहोल्डिंग एजेंट ये देखता है कि विथहोल्डी जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर विथहोल्डिंग एजेंट विथहोल्डी का टैक्सेशन डबल काटता है, यानी कि इन्फ्लेट करके काटता है, यानी कि 100% जो है वो डबलिंग इफेक्ट अप्लाई करके डिडक्ट करता है, बिकॉज के वो विथहोल्डिंग एजेंट ये देख रहा है कि विथहोल्डिंग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है। तो उस केस में जो इन्फ्लेटेड टैक्स होगा वो टैक्स एक्सपेंस होगा विथहोल्डिंग का, कि जो है वो जो ओरिजिनल टैक्स जो कि बेसिकली एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की शुमार जात की बेस पे कटना चाहिए था वो होगा। यानी एफटीआर के टैक्सेशन को आप जो है वो डबल कर दोगे, यानी एफटीआर का टैक्सेशन का जो विथहोल्डिंग टैक्स का फिगर है वो तो डबल हुआ, मगर क्या साइमल्टेनियसली टैक्स एक्सपेंस भी विथहोल्डिंग का डबल हो जाएगा, इसके बारे में बातचीत। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ हायर रेट ऑफ नॉन एटीएल। अच्छा, अब ये पीटीआर में ही लिखा है, क्योंकि पीटीआर ही इस बात के ऊपर ट्रिगर होती है कि विथहोल्डिंग टैक्स का कलेक्शन और डिडक्शन ही फाइनल टैक्स है। Where the tax collected or deducted is final tax under any provision of the ordinance and 100% higher rate of tax has been prescribed for the said person under the 10 schedule. The final tax shall be the tax rate on the first schedule. अब फाइनल टैक्स वो होगा जो फर्स्ट स्केजुअल को आए, यानी कि टैक्स रेट जो इन्फ्लेट हो गया है 10 स्केजुअल की वजह से उसको कंसीडर ना कीजिएगा। एंड द एक्सेस टैक्स कलेक्टेड अंडर द 10 स्केजुअल, यानी जो डबलिंग का इफेक्ट है जो 10 स्केजुअल में की वजह से लगा, क्योंकि विथहोल्डी जो है वो एटीएल की लिस्ट में नहीं आ रहा था, शेल बी एडजस्टेबल, ये आपको रिफंडेबल हो जाएगा। मगर इसके लिए जरूरी है कि जिस साल में आपका ये विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ है यानी डबलिंग वाला, उस साल में आपने अपना रिटर्न जो है वो फाइल कर दिया हो, यानी आपने अपनी रिटर्न जो है वो ड्यू डेट पे फाइल कर दी हो। इसको ऐसे कहा जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि गुनाहगार हैं और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, मतलब टैक्स पेयर जो है वो कह रहा है मैं गुनाहगार हूँ, मैं अपना रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, इसलिए मेरा विथहोल्डिंग टैक्स डबल डिडक्ट हो रहा है। अब वो गुनाह से तौबा कर ले और जिस साल में ये डबलिंग हुई है उस साल में ये अपना ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल कर दे, ड्यू डेट से पहले पहले ड्यू डेट पे अपना रिटर्न फाइल कर दे। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर जो है वो
मार्च 2024 में आपको डिविडेंड इनकम वसूल हुई और वो टैक्स विथहोल्डिंग का 100 रुपए के ऊपर 15 की बजाय 30% डिडक्ट हुआ, तो जो एक्स्ट्रा यानी 15 रुपए आपका डिडक्ट हो गया है, ये रिफंडेबल बन जाएगा कि अगर आप ये तौबा कर लें कि मैंने अब तक तो रिटर्न फाइल नहीं किया, मगर इस साल जो मेरा रिटर्न फाइल होगा वो मैं ड्यू डेट या से पहले पहले फाइल कर दूं, उसके ऊपर आपका ये 15 रुपए का रिफंडेबल अमाउंट लेजिटिमाइज हो जाएगा। वरना अदरवाइज इस साल भी आपने जिद्दम जिद्दा की, तो फिर इस सूरत हाल में आपका टैक्स एक्सपेंस 15 की बजाय 30 रुपए शुमार होगा। इसकी इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। डिविडेंड इनकम जो है वो एफटीआर में फॉल करता है, 15% इसके ऊपर अप्लीकेबल रेट है। अब इसमें हुआ ये कि भाई जो है वो जो शेयर होल्डर का नाम था वो एटीएल में नहीं था। कंपनी जो विथहोल्डिंग जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही थी उसने 15 के बजाय 30% डिडक्ट कर लिया। शेयर होल्डर जो है वो डिसाइड कर सकता है कि वो अपना रिटर्न फाइल कर ले इसी साल में, और उसके ऊपर ये होगा कि वो अपना टैक्स एक्सपेंस 30 की बजाय 15 रिकॉर्ड करे, और रिमेनिंग जो 15 है जो डबलिंग का इफेक्ट है वो रिफंडेबल के तौर पे शो कर दे। मगर रिफंडेबल शो करने के लिए बेसिक इंस्ट्रूमेंट है रिटर्न, रिटर्न फाइल करेगा तो रिफंडेबल बनेगा। अच्छा, ऑन द अदर एंड अगर ये कंटिन्यू रहता है कि नहीं इस साल भी मैं रिटर्न अपना नहीं फाइल करूंगा, तो फिर जाहिर बात है रिफंड क्लेम करने का इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट ही फाइल नहीं हो रहा, तो फिर इसका टैक्स एक्सपेंस जो है वो वही, यानी कि जो 30% डिडक्ट हुआ है बस वही है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बताया एफटीआर और एनटीआर के फर्क, ये हतमी तौर पे फर्क है, और ये जो है वो मैंने रेस्पेक्टिव सेक्शन से आपको बता दिए। और इसके ऊपर जो है वो जो हमें एफटीआर और एनटीआर की क्लासें पढ़नी है, यानी इसके जो सेक्शंस पढ़ने हैं, उसके अंदर जो है वो फिर आप इन्हीं प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके इसके सवालात जो है वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो तरीकाकार होगा पढ़ाई का वो ये है कि हम एनटीआर से बेसिकली शुरू करते हैं और बीच में एफटीआर को थोड़ा 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 करते जाते हैं। एज अ रिजल्ट जो है वो जब हमारी एनटीआर खत्म हो रही होती है तो ऑलमोस्ट उसके साथ एफटीआर भी खत्म हो जाती है अलोंग विद द प्रैक्टिस। डिविडेंड इनकम दोनों में आ रही है, डिविडेंड इनकम एसटीआर में भी आ रही है, पीटीआर में भी आ रही है। डिविडेंड इनकम को ये कहा गया है कि जैसे कि मिसाल के तौर पे डिविडेंड इनकम पीटीआर है कि विथहोल्डिंग टैक्स जितना डिडक्ट हो रहा है उतना ही टैक्स एक्सपेंस है। मगर ये कि सूरत हाल ये होती है कि अगर डिविडेंड इनकम आपको पाकिस्तान से बाहर से आ रही है, यानी आपने कोई ऑफशोर इन्वेस्टमेंट की है वहां से डिविडेंड इनकम आ रही है, तो जाहिर बात है वो तो फिर आपका विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे। तो उस केस में फिर ये होगा कि आप बोलेंगे कि मेरी एसटीआर की टैक्सेशन भी है डिविडेंड इनकम की, और इसके ऊपर वही 15% का टैक्स जो है वो है, और इसके ऊपर 15% अब विथहोल्डिंग टैक्स तो डिडक्ट नहीं हो रहा, खुद से जाके जो है वो हम जाके दे आएंगे। तो डिविडेंड इनकम इज वन सच एक्सेप्शन जिसको एफटीआर में भी रखा गया है और एसटीआर में भी रखा गया है। तो आप इसको एफटीआर में यानी पीटीआर में इसको उस वक्त जो है वो गिनेंगे जब आपको लोकल डिविडेंड मिल रहा होगा, जहां पे विथहोल्डिंग टैक्स इज एग्जैक्टली द सेम जो कि टैक्सेबिलिटी का रेट है। मगर जब डिविडेंड इनकम ऑफशोर इन्वेस्टमेंट से आ रही है तो इसको फिर आप एसटीआर में प्रोसेस कीजिएगा, यानी कि विथहोल्डिंग टैक्स तो डिडक्ट नहीं होगा, मगर डिविडेंड इनकम के ऊपर 15% का रेट लगा दीजिएगा। और जैसे अभी एसटीआर में समझाया गया कि आप जो 15% का या कोई भी जो टैक्स रेट होता है वो लगा देते हैं, फिर इसके बाद अगर कोई विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ हो तो माइनस कर लीजिएगा। मगर यहाँ पे तो विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि डिविडेंड ऑफशोर है, यानी बाहर से आ रहा है। तो फिर इस सूरत हाल में वो जो भी आपने 15% का रेट लगा के अमाउंट कैलकुलेट किया है वही आपकी लाइबिलिटी होगी जो रिटर्न के अंदर पे हो जाएगी। ठीक है ना उस्मान? अच्छा, नाउ नेक्स्ट, ये है हमारी मिनिमम टैक्स रेजिम जिसको हम कहते हैं एफटीआर और एनटीआर का हाइब्रिड है। इसके अंदर ये 2019 में ये इजाद हुई, इसमें ये कॉन्सेप्ट रखा गया है कि इन्होंने कुछ एक मॉडल बनाया या तरकीब इजाद की कि माजी में बहुत सारी पीटीआर की इनकम होती थी, यानी पीटीआर का मतलब ये है कि अमाउंट आपको वसूल हुआ उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ और फाइनल टैक्स हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने माजी में यानी 2019 में ये एक्सरसाइज की कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि विथहोल्डिंग टैक्स से जो हमें टैक्स पेयर से रेवेन्यू मिल रहा है वो कम मिल रहा है, और अगर हम उसकी एनटीआर पे वर्कआउट कराएं तो ज्यादा बने। तो कुछ इन्होंने टेस्ट किए और उसको उनको उनको महसूस हुआ कि यस हमसे गलती
गलती हो रही है, एनटीआर में अगर इसकी टैक्सेशन होती तो ये ज्यादा हमें टैक्स दे रहा होता, और ये पीटीआर में विथहोल्डिंग टैक्स एज अ फाइनल टैक्स के ऊपर इसका रेवेन्यू हमारे पास कम आ रहा है। तो इन्होंने एक हाइब्रिड regime अनाउंस की, वो भी जाहिर बात है इस बात के ऊपर है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन और इनकम के ऊपर ये बयान हुआ है। ये भी बहरहाल इंशाल्लाह जगह पे आ जाएगा, आज कुछ इलस्ट्रेशन भी कर लेंगे, मगर एक बहरहाल ये लिस्ट है पूरी कि कौन कौन सी इनकम एमटीआर में है, मिनिमम टैक्स रिजीम में है। इसमें होगा ये कि आपको विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो डिडक्ट होके एक अमाउंट मिलेगा। आइडियली ये विथहोल्डिंग टैक्स का जो अमाउंट आपको डिडक्ट होके मिल रहा है, इसको आप बोलेंगे, यानी कि मैं एक रफ अंदाज में ये बोल रहा हूँ कि इसको राइट हैंड पे लिख लीजिए, और फिर इसी इनकम की आप एनटीआर की बेस पे कंप्यूटेशन कीजिए। एनटीआर की बेस पे क्या मतलब, कि आप इनकम के ऊपर जो है वो एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करके, फिर डिडक्टिबल अलाउंस माइनस करके, फिर लाइबिलिटी निकाल के, फिर इसके ऊपर क्रेडिट माइनस करके, फिर टैक्स पेएबल निकाल के, ये जो है वो जो फिगर निकलती है इसको लेफ्ट हैंड पे लिख लीजिए। अब राइट हैंड की फिगर जो विथहोल्डिंग टैक्स की है फॉर एग्जांपल वो 1000 रुपए की है, और जो लेफ्ट हैंड पे लिखी गई है वो फॉर एग्जांपल 800 रुपए की है, जो कि एनटीआर की बेस पे निकाली गई है। आपका टैक्स एक्सपेंस 1000 रुपए मानेंगे, जो हायर होगा दोनों में से वो मानेंगे। मगर ये कि लेफ्ट हैंड पे जो आपने लिखी है अगर वो 1500 की होती एज कम्पेयर टू विथहोल्डिंग टैक्स ऑफ 1000, तो फिर क्या होता, तो फिर आपका टैक्स एक्सपेंस 1500 रुपए माना जाएगा बजाय इसके के 1000 रुपए। ये है मिनिमम टैक्स रेजिम। इसका जरा जो है वो जायचा देखते हैं इलस्ट्रेशन से कि ये कैसे वर्कआउट होता है। एमटीआर या मिनिमम टैक्स रेजिम इज ड्राइव फ्रॉम सच विथहोल्डिंग टैक्स प्रोविजंस लाइक सप्लाई ऑफ गुड्स। लाइक इसलिए लिखा है कि ये लिस्ट मुकम्मल नहीं है, ये लिस्ट इंशाल्लाह मैंने जैसे कहा कि आपको गाए बगाए एमटीआर के साथ साथ एफटीआर भी कराते रहेंगे। तो सप्लाई ऑफ गुड्स इसकी एग्जांपल है, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल है, ब्रोकरेज और कमीशन है। वेयर इन इट इज प्रोवाइडेड दैट द विथहोल्डिंग टैक्स, जो आपका विथहोल्डिंग टैक्स जो विथहोल्डिंग एजेंट डिडक्ट कर रहा होगा वो आपका मिनिमम टैक्स है। मीनिंग देयर बाय कि आपको ये करना पड़ेगा कि जो विथहोल्डिंग टैक्स आपने निकाल जो आपका डिडक्ट हुआ है उसको एक जगह पे लिख ले, और आप एनटीआर की बेस पे लाइबिलिटी निकालें, और ये जो एनटीआर की लाइबिलिटी होगी ये विथहोल्डिंग टैक्स से कंपेयर होगी। जो दोनों में से हायर फिगर होगी वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी होगी, यानी कि जो टैक्स एक्सपेंस होगा वो दोनों में से हायर होगा। दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट। इफ द गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग कि भाई एफटीआर का टैक्स जो है वो कम हो रहा है, एनटीआर का ज्यादा हो रहा है, तो एमटीआर में ये रेमेडी उसको हो गई कि एनटीआर का ज्यादा हो रहा है तो टैक्स पेयर को मजबूर कर दिया उन्होंने कि छोड़िए विथहोल्डिंग टैक्स को और एनटीआर के ऊपर चले जाइए। मगर जो उन लोगों का जो है वो मार्जिन बहुत कम है, जिनकी एनटीआर की टैक्सेबिलिटी बहुत कम बनती है, तो फिर वो एफटीआर की तरीके से अपना विथहोल्डिंग टैक्स ही फाइनल टैक्स बोल रहे होंगे। जरा एग्जांपल देखते हैं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, वो गुड्स को बाय और सेल करते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, इंशाल्लाह सेक्शंस भी अपनी जगह पे आ जाएंगे कि विथहोल्डिंग इसके ऊपर जो है वो जो सेल ऑफ गुड्स के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट होता है वो 5% से डिडक्ट होता है। बजट से पहले ये 4% होता था, बजट में ये बढ़ के 5% हो गया है। ये कॉर्पोरेट टैक्स पेयर है, यानी कंपनी सप्लायर ऑफ द गुड्स है। अगर इंडिविजुअल और एओपी होते तो ये रेट जो है वो 5.5 है, ये 5 की बजाय कितना हो जाता, 5.5 हो जाता। बजट से पहले 4.5, बजट के बाद 5.5। और जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर होगा तो उस केस में विथहोल्डिंग एजेंट जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स जो डिडक्ट करेगा वो बजट से पहले 4 करता था, बजट के बाद उसने 5 करना शुरू कर दिया। कंपनी का जो एनटीआर का टैक्स रेट होता है पिछली क्लासों में भी बताया है वो 29% होता है। ये फुटनोट में मैंने ये आपको लिख दिया है कि ये रेट 4 से 5% पे इंक्रीज हुआ है। अगर ये इंडिविजुअल और एओपी होता तो आप कहते कि 4.5 से 5.5 में इंक्रीज हुआ है। फाइनेंस एक्ट 2023 में किस चीज का रेट है, ये विथहोल्डिंग टैक्स का रेट है जो विथहोल्डिंग एजेंट विथहोल्डी को पेमेंट करते वक्त डिडक्ट करेगा। सूरत हाल ये है, कंपैरिजन बताते हैं आपको कि विथहोल्डिंग टैक्स वगैरह क्या होगा, किस तरीके से होगा। ये देखिए, 100 रुपए का रेवेन्यू है, अलाउबल डिडक्शन आपकी 80 रुपए की है, तो टैक्सेबल इनकम आपकी 20 रुपए की बनी। विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्शन कितनी होगी, 5 रुपए की होगी। वो कैसे निकाला आपने, 100 रुपए का 5%, ये आपके कस्टमर ने बेसिकली डिडक्ट किया होगा जिसका नाम होगा विथहोल्डिंग एजेंट। अब टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी होगी, वो ऐसे निकलेगी कि 20 रुपीज के ऊपर आप 29% लगा देंगे।
उस्मान 20 रुपीज के ऊपर 29%, हाउ मच? जी बिल्कुल, 5 रुपए 80 पैसे। अच्छा, अब 5 रुपए 80 पैसे ज्यादा है कि भाई जो है वो 5 रुपए ज्यादा है? उस्मान, 5 रुपए 80 पैसे ज्यादा है कि 5 रुपए ज्यादा है? 5 रुपए 80 पैसे ज्यादा है। तो एमटीआर का उसूल ये है कि जो दोनों में से ज्यादा हो, एनटीआर का टैक्स और जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स, उसको जो है वो एक्सपेंस बोला जाता है। तो 5 रुपए 80 पैसे एक्सपेंस बोलेंगे। अब कितना अमाउंट ऑलरेडी दे चुके हैं इस 5 रुपए 80 पैसे में से? 5 रुपए ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 5 रुपए 80 पैसे -5 रुपए, तो बेसिकली 8.80 अभी भी आपका पेएबल होगा। इसमें गवर्नमेंट जो है वो विन विन सिचुएशन पे आ गई। इनको डर लग रहा था कि हम कम तो नहीं ले रहे, वाकई कम ले रहे थे, 5 रुपए पे जान छोड़ रहे थे, मगर एक्चुअली अगर वो एनटीआर पे आता तो 5 रुपए 80 पैसे। मगर इसमें गवर्नमेंट लूजर नहीं है, उसने गवर्नमेंट ने अपना 12 80 रुपए से का भी जो लॉस था वो कवर कर लिया, बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ द हाइब्रिड स्कीम, हाइब्रिड स्कीम। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो देख लीजिएगा, यहाँ पे भी
अस्सलाम वालेकुम उस्मान, आपको आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम उस्मान। जी जी। जी। अब हम लोग जो है वो दूसरे इलस्ट्रेशन के ऊपर थे। वहां पे हमारी जो है वो कार्रवाई इस तरीके से चल रही है कि 100 रुपए के ऊपर हमारा वही विथहोल्डिंग टैक्स 5 रुपए का जो है वो डिडक्ट हुआ। और फिर इसके ऊपर हमने टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम निकाली। और यहाँ पे टैक्सेबल इनकम जो है वो हमारी बेसिकली 10 रुपए की है। तो 10 रुपए के ऊपर जो है वो 29% जो है वो अगर मैं लगाऊं तो वो बनता है 2 रुपए 90 पैसे। अब जो है वो इसके ऊपर टैक्स एक्सपेंस क्या होना चाहिए? इसके ऊपर टैक्स एक्सपेंस क्या होना चाहिए? 5 रुपए या 2 रुपए 90 पैसे? यस, 5 रुपए होना चाहिए। ये जो है वो अगेन गवर्नमेंट विन विन सिचुएशन पे, कि भाई जिस आदमी का विथहोल्डिंग टैक्स ज्यादा हो तो फिर उसी को जो है वो एफटीआर की तरीके से टैक्स कर लेना चाहिए। तो हाउ मच इज द पेएबल? हाउ मच इज द पेएबल? पेएबल इज जीरो। पेएबल जीरो इस वजह से हुआ है कि जो 5 रुपए का टैक्स एक्सपेंस है, यही आपका विथहोल्डिंग की मद में जो है वो ऑलरेडी पे हो चुका है। नतीजतन पेएबल जो है वो अब जीरो आएगा। इसी तरीके की चीजें जो हैं ये आपको दूसरी एमटीआर में भी नजर आएंगी, जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक होगा, जो सर्विस रेंडरिंग से मुतालिक होगा, जो ब्रोकरेज जो कमीशन से मुतालिक होगा, कमर्शियल इंपोर्ट से मुतालिक होगा। तो ये बहरहाल जो है वो एक हाइब्रिड रीजिम कहलाती है, जिसमें बंदा विथहोल्डिंग टैक्स एज अ फाइनल टैक्स कहने से पहले एनटीआर की लाइबिलिटी भी निकाल रहा होता है। In order to secure the revenue of the government, in addition to above transaction-based minimum tax regime, देयर इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर। अब गवर्नमेंट जो है वो हर तरीके से अपने आप को सिक्योर करना चाहती है। कुछ लोगों का मामला ये होता है कि उनकी टैक्सेबल इनकम निकलती ही नहीं है। वो इस वजह से टैक्सेबल इनकम नहीं निकलती कि उनके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा होते हैं कि वो लॉस में आ जाते हैं। या फिर ये कि उनकी टैक्सेबल इनकम तो निकलती है मगर वो लाइबिलिटी को जो है वो इस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं कि उनकी लाइबिलिटी वर्कआउट ही नहीं होती है। क्यों? भाई उसकी क्रेडिट्स बहुत ज्यादा हैं। तो क्रेडिट्स की वजह से या तो लाइबिलिटी ना आए, या फिर एक इनकम में लॉस हो जाए तो आपकी लाइबिलिटी कैलकुलेट ही ना हो। तो गवर्नमेंट ने इस चीज का भी सदेबाब रखा है कि हम कैसे जो है वो बर्दाश्त कर लें कि हमें कोई टैक्स का रेवेन्यू ना पहुंचाए। तो उन्होंने फिर एक और भी जो है वो मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है। दोनों को थोड़ा सा अच्छा तरीके से याद रखेंगे। ये जो हाइब्रिड रेजिम अभी पढ़ाई, इसको कहते हैं एमटीआर या मिनिमम टैक्स रेजिम। और जो दूसरा मिनिमम मिनिमम टैक्स बताने जा रहा हूँ ये है मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर। यानी इसको दूसरे नामों से एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स कहते हैं टर्नओवर टैक्स ऑफ सेक्शन 113। सेक्शन 113 में स्कीम यही बताई गई है कि जिनकी टैक्सेबल इनकम के ऊपर लाइबिलिटी निकालनी थी, उनकी लाइबिलिटी निकली नहीं क्योंकि इनकम में सब कुछ एक्सपेंसेस के सामने खत्म हो गया, या फिर एक लाइबिलिटी का सारा अमाउंट क्रेडिट के सामने खत्म हो गया। तो उनको फिर हम ये बोलेंगे कि आप टर्नओवर के ऊपर एक 1.25% का रेट यानी 1.25% का रेट लगा के एनटीआर की लाइबिलिटी निकाल लीजिएगा। तो एनटीआर की लाइबिलिटी बहरहाल लॉस की सूरत हाल में भी निकलती है। जिनके ऊपर भी एनटीआर अप्लीकेबल हो वो इस बात से अपने आप को छोड़ा नहीं सकते कि मैं टैक्सेबल इनकम नहीं है तो मैं लाइबिलिटी ना निकालूं। टैक्सेबल इनकम ना होने के ऊपर भी लाइबिलिटी निकलती है, और वो निकलती है टर्नओवर के बेस पे। अच्छा, फिर इसके अलावा एक अगली रिजीम में आपको बताऊं जो कि बेसिकली है फिक्स टैक्स रिजीम, जो कि बेसिकली कहलाती है बिल्डर्स और डेवलपर्स की स्कीम। सेक्शन नंबर 100 डी है, जिसको कहा गया है 11 स्केड्यूल के साथ मिला के पढ़िए। और इसको फिक्स स्कीम भी कहते हैं। और ये बेसिकली 7C और 7D जो मैंने आपको अभी सेक्शन नंबर बताए थे एसटीआर के, ये बिल्डर्स और डेवलपर्स के, ये उनसे मुतालिक है जिसमें आपको 100D भी लिंक करना पड़ेगा, 11 स्केड्यूल भी लिंक करना पड़ेगा। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि ये जो बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं ये अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ना बनाएं। ये जो बिल्डिंग सेल कर रहे हैं यानी कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो उसमें कितने स्क्वायर फुट उन्होंने सेल किए हैं, पर स्क्वायर फीट इतना टैक्स दे दीजिएगा। और जो है वो डेवलपर्स जो होते हैं, लैंड डेवलपर्स, वो स्क्वायर यार्ड जो सेल करते हैं उसके ऊपर पर स्क्वायर यार्ड टैक्स टैक्स दे देंगे। कितने में बेचते हैं जमीन, कितने में कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेचते हैं, इसका पूछा ही नहीं जाएगा। बेसिकली एरिया
आपको पूछा जाएगा, उसकी बेस पे एक फिक्स रेट लगा दिया जाएगा। और इसके अंदर चूंकि एक्सपेंसेस वगैरह माइनस नहीं हो रहे हैं, तो ये जो है वो एफटीआर की टैक्सेशन कहलाती है। मगर इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एसटीआर में या बहरहाल एफटीआर के अंदर रेवेन्यू तो फिर भी देखा जाता है, मगर इस बिल्डर्स और डेवलपर्स का रेवेन्यू भी नहीं देखा जाता। इनके सामने गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि इनका रेवेन्यू बहुत हाई लेवल का होता है, और ये पाकिस्तान का हाईली अनऑर्गेनाइज अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। इनको अगर टैक्सेशन के ऊपर ज्यादा ये घेरने की कोशिश करते हैं, तो ये कुछ भी टैक्स नहीं देते। तो इस वजह से एक बहुत आसान सा तरकीब इनके लिए निकाली है कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस छोड़िए, और जो जमीन और जो बिल्डिंग आपने सेल की है उसके ऊपर एक मामूली सा टैक्स दे दीजिएगा। एक्सपेंसेस वगैरह भी आपसे नहीं पूछे जा रहे, रेवेन्यू भी पूछा नहीं जा रहा। तो दैट्स this is also called FTR. This is called fixed tax. This is called specialized taxation of 11 schedule for the builders and developers. तो ये चार तरीके की इंशाल्लाह जो रिजीम है आपको वो मेरे साथ पढ़ने को मिलेगी। एक एफटीआर होगी, एक एनटीआर होगी, और बेसिकली इन्हीं से मुंसलिक बातें निकली हैं कि एक एमटीआर होती है जिसमें बेसिकली आपको दोनों फ्लेवर मिलेंगे, यानी एनटीआर भी है और एफटीआर है, विच एवर इज हायर है, और एक बिल्डर का टैक्सेशन मिलेगा जो कि ऑल टुगेदर एक यूनिक सिस्टम है, जिसमें ना रेवेन्यू को पूछा जा रहा है ना एक्सपेंस को पूछा जा रहा है, बल्कि स्क्वायर यार्ड्स और स्क्वायर फुटेज की बेस पे आपकी टैक्सेशन हो रही होगी। ये आपको उसमें मिल जाएगा उस्मान, अपना 11 स्केड्यूल में मिल जाएगा कि हु इज बिल्डर्स एंड हु इज डेवलपर्स। इनके 100 डी और जो है वो इसके जो 11 स्केड्यूल देखते हैं, तो उसमें बिल्डर्स और डेवलपर्स की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब आप आइएगा जरा अगली बात के ऊपर। अच्छा, जब चार्जिंग सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसके अंदर मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप एनटीआर निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि आपको बंदे को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और इसकी टैक्स रेजिडेंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और इसका फिर टैक्स ईयर निकालना चाहिए, फिर इसके रेट्स निकालने चाहिए, फिर टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करके उसके ऊपर रेट लगा दीजिएगा तो इसकी लाइबिलिटी निकल आएगी। ये एनटीआर का बेसिक फलसफा है कि इस तरीके से मूव होना चाहिए। तो हमारी चूंकि एनटीआर की पढ़ाई ऑफिशियली स्टार्ट होगी, और साथ में बीच बीच में हम एफटीआर को रिलेटेड मकामों पे क्रॉस करते रहेंगे, लिंक करते रहेंगे। तो हमारी सबसे पहली पढ़ाई जो एनटीआर के अंदर होने जा रही है वो है टैक्स ईयर। बहरहाल लॉ का तो जो फलसफा था वो ये था कि भाई जो है वो पर्सन भी आइडेंटिफाई करें, टैक्सियर भी आइडेंटिफाई करें, रेट भी आइडेंटिफाई करें, और टैक्सेबल इनकम भी आइडेंटिफाई करें। मेरी आपके साथ पढ़ाई इस तरीके से होने जा रही है कि सबसे पहले हम टैक्सियर पढ़ने जा रहे हैं। अब पहले तो ये समझ लीजिए कि टैक्सियर क्यों जो है वो निकाला जाता है, टैक्सियर होता क्या चीज है, सबसे पहले तो वो चीज मैं आपको बता दूं। ये जो बॉक्स वगैरह में जो हमारे नोट्स के अंदर जो चीजें लिखी हुई होती हैं, या इलस्ट्रेशन या एग्जांपल से लिखी हुई होती है, वो आपको समझाने के लिए हमारा इनपुट है। बाकी अदरवाइज ये जो आउटर कॉलम में ये ब्लैक फॉन्ट के साथ लिखा हुआ होता है, ये बेसिकली लॉ की जो है वो वर्डिंग है जो कि कॉपी पेस्ट हुई है लॉ से। तो दिस इज नॉट समथिंग एक्स्ट्रा के आप समझिए कि नोट्स जो हैं वो कोई सारी के सारी अपनी बयानकारी है, बल्कि ये लॉ की एक जो है वो रेप्लिकेशन, और इसके साथ फिर उसकी तशरीह बाद में, यानी कि ये फुट नोट्स या बहरहाल ये बॉक्सेस के अंदर जो है वो एक्सप्लेन की गई है। तो यहाँ पे मैं अपनी वर्डिंग में या अपनी जो है वो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि टैक्स ईयर क्यों निकाला जाता है। टैक्स ईयर बेसिकली कहा जाता है कि ये टैक्स अकाउंटिंग पीरियड है। क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर इनकम निकालनी है, तो इनकम तो एक दिन की नहीं होती है, इनकम तो एक जमाने की होती है, यानी इसके साथ टाइम को मुंसलिक करना जरूरी है। तो इनकम टैक्स लॉ में कहा गया है कि टैक्स जो निकाला जाता है वो साल का निकाला जाता है। तो टैक्स ईयर टू मीन दिस इज अ टैक्स अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि टैक्स ईयर जब तक आप नहीं निकालोगे, आपको यही नहीं मालूम होगा कि आपको कौन सा फाइनेंस एक्ट अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये बोलते हो कि मेरा टैक्स ईयर जो है वो 30 जून 2023 या इससे पहले खत्म हुआ है, यानी मैं एटलस होंडा हूँ और 31 मार्च 2023 पे मेरा साल खत्म हुआ, या फिर एक मैं जो है वो एबीसी लिमिटेड हूँ, 30 जून पे मेरा साल खत्म हुआ, तो फिर इस सूरत हाल में आपको वो वाले प्रोविजंस अप्लाई
करने हैं लो के, जो 30 जून 2023 तक एग्जिस्ट करते थे। 30 जून 2023 तक वो वाले प्रोविजंस एग्जिस्ट करते थे जो कि जो है वो फाइनेंस एक्ट 2023 से पहले के थे। यानी उसको हम बोलें कि जो लो फाइनेंस एक्ट 2022 तक 22 तक अपडेटेड है, फाइनेंस एक्ट 2022 यानी बजट 2022 तक जो लो अपडेटेड है, वो 30 जून 2023 पे एक्सपायर हुआ। ये वाला जो है वो 30 जून 2023 पे खत्म होने वाला साल का जो लो है, ये 30 जून 2023 या इससे पहले खत्म होने वाले सालों के ऊपर अप्लाई होता है। अच्छा, 1 जुलाई 2023 से ये 30 जून वाले प्रोविजंस अपग्रेड हो गए। क्या वाकया हो गया? फाइनेंस एक्ट 2023 आ गया, या बजट 2023 आ गया, जो 2024 के माली साल के लिए बना है। अब इसके बाद यानी 30 जून 2023 के बाद जो साल खत्म होंगे, जिसको टैक्स ईयर 2024 कहा जाता है, चाहे वो सितंबर 2023 पे खत्म हो, चाहे वो 31 दिसंबर 2023 पे खत्म हो, इनके ऊपर तो हम अमेंडेड जो है प्रोविजंस यानी कि फाइनेंस एक्ट 2023 वाले प्रोविजंस अप्लाई करेंगे, यानी नए बजट के अप्लाई करेंगे, यानी लेटेस्ट बजट के अप्लाई करेंगे। तो आपको मालूम नहीं है कि आपका टैक्स ईयर क्या है, तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई द रिलेवेंट टैक्स ईयर। थर्ड वन, इस बात का इतलाक कि मेरी जो इनकम है वो मैंने आपको जब पहली दूसरी क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स लॉ में एक पॉइंट ये भी है कि आपको रिटर्न फाइल कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो रिटर्न फाइलिंग बहुत जरूरी है। खाली इनकम कंप्यूट कर ली इससे तो काम नहीं। इनकम को रिपोर्ट करके उसके ऊपर टैक्स भी तो पे करना है। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम है रिटर्न। और रिटर्न को बहरहाल जो है वो एक तरीके से एक जो है वो पीरियड के अंदर आपको फाइल करना होता है। तो रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है, इस बात का इस तायुन इस तरीके से होता है कि आपका टैक्स ईयर कब खत्म हुआ। फॉर एग्जाम्पल, बल्कि एग्जाम्पल क्या, ये तो पूरा मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल बना दिया है, दिस इज कॉल्ड सेक्शन नंबर 118। अगर जो है वो एक इंडिविजुअल है और उसका मैं टैक्स रिटर्न फाइल करने जाता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि इसका टैक्स ईयर कब खत्म हुआ। अगर 30 जून 2024 पे उसका टैक्स ईयर खत्म हुआ है, तो 30 सितंबर उसकी ड्यू डेट है। उसको यानी 30 सितंबर या इससे पहले पहले मैं इसका रिटर्न फाइल कर दूंगा। यानी कि जो है वो बेसिकली ईयर एंड के बाद जो पहला 30 सितंबर आ रहा है, यानी 30 जून के बाद जो पहला 30 सितंबर आ रहा है, वो आपकी लेटेस्ट डेट है फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। एओपी के केस में भी बिल्कुल सेम है, मगर कंपनी के केस में जो है वो डिपेंड करता है कि आपका ईयर एंड कब खत्म हो रहा है। अगर 1 जनवरी से 30 जून के दरमियान कहीं खत्म हो रहा है, लाइक जो है वो एटलस होंडा है, उसका ईयर एंड खत्म हुआ 31 मार्च 2023। लाइक जो है वो अगर डीजी खान सीमेंट है तो उसका ईयर एंड खत्म हुआ 30 जून 2023। तो 1 जनवरी और 30 जून 2023 के दरमियान में खत्म हो रहा है एटलस होंडा का 31 मार्च 2023 और डीजी खान सीमेंट का 30 जून 2023। तो इनके लिए ड्यू डेट ये है कि ये 31 दिसंबर के ऊपर फाइल करने जाएंगे। कौन सा 31 दिसंबर? ईयर एंड के बाद, यानी कि 30 जून का 2023 का ईयर, पहला 31 दिसंबर कौन सा आ रहा है? 31 दिसंबर 2023, उसके ऊपर अपना रिटर्न फाइल करेंगे। और अगर इनकी ईयर एंड खत्म हो रही है कंपनी की 1 जुलाई से 31 दिसंबर के दरमियान, फॉर एग्जांपल अगर आदम शुगर मिल्स लिमिटेड है 30 सितंबर 2023 पे अपना साल खत्म कर रहे हैं, तो फिर ये 30 सितंबर 2024 के ऊपर अपना रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। ये 30 सितंबर आफ्टर द ईयर एंड है। दूसरी एग्जांपल, एबर्ट लेबोरेटरीज, अगर उसका टैक्स ईयर खत्म हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है 30 नवंबर 2023, तो ये अपना रिटर्न कब फाइल करेंगे? ये 30 सितंबर 2024 में रिटर्न फाइल करेंगे। इसी तरीके से हबीब बैंक लिमिटेड है, नेशनल बैंक है, ईएफयू जनरल इंश्योरेंस है, ये 31 दिसंबर पे अपना साल खत्म कर रहे हैं, यानी कि 31 दिसंबर 2023 पे, तो ये 30 सितंबर 2024 पे रिटर्न फाइल करेंगे। यानी कि इसका पूरा खुलासा ये निकला कि लोगों के अंदर जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स हैं वो दो ही हैं। एक या तो 30 सितंबर होगी या फिर एक 31 दिसंबर होगी। अब इंडिविजुअल और ईओपी के लिए तो 30 सितंबर के अलावा कोई और डेट पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, कंपनी के केस में ये रंगारंगी आ सकती है कि कुछ कंपनियां 31 दिसंबर पे और कुछ कंपनियां 30 सितंबर पे। अच्छा, मैं आपको और बहुत एक काम की चीज बताऊं। कॉर्पोरेट लॉ अगर पढ़ते हैं
और बहरहाल ये हमारा प्रोफेशन है कि हम कंपनियों का ऑडिट करने जाते हैं। किसी कंपनी का ईयर एंड होता है 30 सितंबर, किसी का होता है 31 दिसंबर, किसी का होता है 31 मार्च, किसी का 30 जून, किसी का जो है वो 30 अगस्त, 31 अगस्त। तो ये कैसे जो है वो ईयर एंड डिसाइड होते हैं? कॉर्पोरेट लॉ में ये तो लिखा हुआ है कि आपको एक साल डिफाइन करना है, और उसके लिए आपको फिर एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एजीएम में अप्रूव करवा के रजिस्ट्रार को यानी कॉर्पोरेट लॉ की अथॉरिटी को सबमिट कराने हैं। तो ये तो लिखा हुआ है कि आपको साल डिफाइन करना है, मगर ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि साल कौन सा होगा। तो ये यूनिलीवर का 31 दिसंबर कैसे हो गया, बैंक का 31 दिसंबर कैसे हो गया, शुगर मिलों का 30 सितंबर कैसे हो गया, एबर्ट लेबोरेटरीज का 30 नवंबर कैसे हो गया। तो ये सारे के सारे जो ईयर एंड है, इनके ये टैक्स लॉ से निकले हैं। बेसिकली टैक्स लॉ जो है अफेक्टिवली इनको ये बताता है कि आपको टैक्स ईयर कौन सा सिलेक्ट करना है, और वही टैक्स ईयर बेसिकली आप अपने एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एनुअल ईयर डिफाइन कर लेते हो। एनुअल ईयर जो अकाउंटिंग पर्पस के लिए आपका होता है, वो अकाउंटिंग से निकला ही नहीं है, वो टैक्स लॉ से निकला है। अच्छा, फॉर एनी पर्पस द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर, ये टैक्स लॉ ही होते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको टैक्स ईयर कौन सा सिलेक्ट करना है। और जो टैक्स ईयर सिलेक्ट करते हैं वही बेसिकली आप अपना अकाउंटिंग ईयर भी सिलेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों है? वो इस वजह से है कि रूल नंबर 34(3)(e) में लिखा हुआ है, यानी इनकम टैक्स रूल्स 2000 2002 की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 लॉ है, और इनकम टैक्स रूल 2002 जो है वो इसके लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोसीजर हैं। तो रूल नंबर 34(3)(e) में ये लिखा हुआ है कि जब भी आप अपना कॉर्पोरेट टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे, यानी कंपनियां अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगी, तो उसके साथ साथ जो है वो अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी साथ में लगाएंगी, और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टैक्सेबल इनकम में जो डिफरेंस है उसका एक रिकंसिलिएशन भी फाइल करेंगी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट रखें अकाउंट्स के पर्पस के लिए या कॉर्पोरेट लॉ के लिए, और टैक्स के लिए टैक्स ईयर अलग रखें। हमेशा दोनों को कॉन्साइड करना पड़ेगा, और ये कॉन्साइडिंग जो है वो इस तरीके से होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी डिसाइडिंग कि मेरा टैक्स ईयर क्या होगा, और साइमल्टेनियसली दिस टैक्स ईयर विल आल्सो बी डिफाइंड एज अकाउंटिंग ईयर थ्रू नेसेसरी प्रोवाइडिंग इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो ये बेसिकली आपके पास तीन जवाब बन गए कि टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आप क्यों पढ़े। टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ा जाता है कि ये टैक्स अकाउंटिंग पीरियड होता है। टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ा जाता है कि इससे आपके रिटर्न फाइलिंग की एंडिंग डेट पता चलती है। टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ा जाता है कि इसके थ्रू आपको जो है वो जो है वो रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट का पता चलता है। फाइनेंस एक्ट का पता चलाना हो, या रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स को मालूम करना हो, या फिर एक अकाउंटिंग पीरियड को मालूम करना हो कि किस पीरियड के लिए मैं टैक्स अकाउंटिंग करूंगा, इन तीनों चीजों के लिए हमें टैक्स ईयर मालूम करना चाहिए। अब जो टैक्स ईयर होते हैं वो बेसिकली तीन होते हैं। एक का नाम है नॉर्मल टैक्स ईयर, एक का नाम है स्पेशल टैक्स ईयर, एक का नाम है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। सेक्शन 74 ने कहा है कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर जो है ये बाय डिफॉल्ट होता है, यानी कि टैक्स ईयर जो है किसी का अगर स्पेशल और ट्रांजिशनल है तो उसकी कुछ ना कुछ रीजंस हैं जो अभी नीचे आ जाती हैं। और नॉर्मल टैक्स ईयर जो है वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट टैक्स ईयर है। टैक्स ईयर हमेशा 12 महीनों का पीरियड होता है। हाँ, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो है वो आपको मिलेगा कि वो हमेशा 12 महीनों से कम का होगा। अब नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है? नॉर्मल टैक्स ईयर हमेशा ऐसे 12 महीने होते हैं जो जुलाई से जून से मुतालिक होते हैं। मैं आपके सामने नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो करता हूँ। मुझे कैसे पता चला? तो भाई किसी का भी टैक्स ईयर निकालना हो और उसके लिए कोई स्पेशलिटी डिफाइन ना हो तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट नॉर्मल टैक्स ईयर ही होता है। तो मैं सालों साल से अपना अल्लाह का शुक्र है जो रिटर्न फाइल करता हूँ वह नॉर्मल टैक्स ईयर के लिए फाइल करता हूँ। कभी मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा कि कोई मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर कहाँ पे लिखा हुआ है। नो, मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर इस तरीके से मुकर्रर हुआ कि मेरा स्पेशल टैक्स ईयर कहीं लिखा हुआ नहीं है।
तो नॉर्मल टैक्स ईयर हमेशा 12 महीनों का होता है और ये जुलाई से जून का होता है। लोग की मिजाज ये है कि आप इसको इतना लंबा ना बोलिए, यानी जुलाई 2023 से शुरू होके 30 जून 2024 पे खत्म हो रहा है। लोग ये कहता है कि आप इसको ये देखिए कि इसकी एंडिंग डेट किस कैलेंडर ईयर में आ रही है। यानी कि अगर जुलाई 2023 से शुरू होने वाला 12 महीने का पीरियड 30 जून 2024 पे खत्म हुआ, तो 2024 30 जून ये कौन सा कैलेंडर ईयर है? दिस इज अ कैलेंडर ईयर ऑफ 2024, तो फिर इसका नाम हो जाएगा NTY 2024। अच्छा, कोई स्पेशल टैक्स ईयर किसी का होगा, तो वो स्पेशल टैक्स ईयर हमेशा ऐसा टैक्स ईयर होता है जो कि 30 जून के अलावा कहीं खत्म हो रहा होगा। ये 31 मार्च पे होगा, ये 30 सितंबर पे होगा, 31 अगस्त पे होगा, 31 दिसंबर पे होगा। ये क्यों ऐसा होता है वो भी बता देते हैं, मगर ये कि बहरहाल इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक ये कि ये होगा तो 12 महीनों का, मगर ये 30 जून के अलावा कहीं खत्म होगा। अच्छा, इसको जो है वो भी लो ने ये नहीं कहा, ये कहा है कि आप ऐसा ना करें कि इसको ऐसे बोलें कि फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होके 30 सितंबर 2024 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, ये 12 महीनों का पीरियड आपने सही बता दिया कि ऐसा ही होगा, मगर एक जो है वो इसको इंडिकेट कीजिएगा, कोई एक निक नेम इसका रख लीजिएगा। वो कैसे रखेंगे? दिस इज इंडिकेटेड बाय द कैलेंडर ईयर रिलेवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द ईयर एंड डेट फॉल्स। अब इसकी इलस्ट्रेशन देख लीजिए। अगर 31 दिसंबर 2022 पे साल खत्म हुआ, अब 31 दिसंबर 2022 पे खत्म हुआ, तो यहीं से निशानी मिल गई भाई ये तो स्पेशल टैक्स ईयर है। अब इसका ये देखिए कि ये कौन से जुलाई से जून के दरमियान फॉल कर रहा है। अब इसको कहेंगे रिलीवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर, यानी कि ये फॉल कर रहा है बेसिकली 30 जून 2023 वाले नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर। जुलाई 2022 से जून 2023 का जो फिजिकल या नॉर्मल टैक्स ईयर है उसके अंदर इसकी एंडिंग डेट आ रही है। अब ये देखिए कि जो रिलीवेंट टैक्स ईयर, रिलीवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर आपने निकाला है, उसका कैलेंडर ईयर क्या है? वो कैलेंडर ईयर तो जो है वो 2023 है, तो बस इसका नाम STY 2023 हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल, अगर 30 सितंबर 2023 आपका साल खत्म हुआ, तो आप ये देखिए कौन से जुलाई से जून के दरमियान है। ये जुलाई 2023 से जून 2024 के दरमियान है। तो ये देखिएगा भाई ये रेलिवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर जो है, यानी कि जून 2024 पे खत्म होने वाला रेलिवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर है, इसका कैलेंडर ईयर क्या है? इसका कैलेंडर ईयर तो 2024 है, तो फिर इसका नाम हो जाएगा STY 2024। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर जनवरी से जून के दरमियान, अगर जनवरी से मई के दरमियान में आपका स्पेशल टैक्स ईयर खत्म हो रहा है, तो सेम कैलेंडर ईयर के नाम से आप उसको ताबीर कर दीजिएगा। यानी कि अगर 31 मार्च 2023 पे एटलस होंडा का स्पेशल टैक्स ईयर खत्म हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा STY 2023। मगर अगर 30 सितंबर 2023 पे मेहरान शुगर मिल्स का ईयर एंड खत्म हुआ, तो फिर ये हो जाएगा स्पेशल टैक्स ईयर 2024। तो जनवरी से मई के दरमियान में साल खत्म हो रहा हो, तो सेम कैलेंडर ईयर से ताबीर कर लीजिएगा। और अगर जो है वो जुलाई से दिसंबर के दरमियान में ईयर एंड खत्म हो रहा हो, तो उस सूरत हाल में नेक्स्ट ईयर के कैलेंडर ईयर से इसको ताबीर कर दीजिएगा। ये बात हो रही है स्पेशल टैक्स ईयर को ताबीर करने की। लोगों की अंग्रेजी बहरहाल ये है कि अपना ईयर एंड उठा लीजिए, इसका रिलीवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर निकाल लीजिए, रिलीवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर का कैलेंडर ईयर निकाल लीजिए, और उसी कैलेंडर ईयर को ताबीर कर दीजिए स्पेशल टैक्स ईयर का नाम। अच्छा, अब किसी का हुआ क्या कि स्पेशल टैक्स ईयर जो है वो किसी का हुआ क्यों? इन्होंने कहा है कि भाई 1979 के ऑर्डिनेंस में मुख्तलिफ किस्म के SRO जारी हुए हैं, और उस SRO के थ्रू लोगों को नॉर्मल टैक्स ईयर से हटा के स्पेशल टैक्स ईयर में डाला गया है। तो भाई वो पुराने लोग है SRO, आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? तो सेक्शन 239 सब सेक्शन 10 के हवाले से आपसे बात हुई है कि सेविंग का सेक्शन है 239, जिसमें कहा गया है पुराने लो के SRO को अभी भी कंटिन्यू रखा जाएगा अनलेस उसको विड्रॉ कर लिया जाए या उसको मॉडिफाई कर लिया जाए। तो हमें मुख्तलिफ SRO पुराने लो के नजर आ रहे हैं जिसमें स्पेशल टैक्स ईयर हैं। मैं तो आपको बोझ नहीं डालूंगा कि आप सारे SRO याद कर लें, मगर तीन चीजें मैं जरूर आपको कहूंगा। अगर जो है वो आप कंपनी है जो कि शुगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इसमें नोट करने की बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है किस चीज की? मैन्युफैक्चरिंग, शुगर। और दूसरी बात यह कि कंपनी है, अगर जो है वो शुगर मैन्युफैक्चरिंग करने वाला इंडिविजुअल और AOP होगा, तो वो नॉर्मल में ही रहेगा, वो स्पेशल में नहीं आएगा।
इंडिविजुअल और एओपी नहीं होंगे, ये कौन होंगे? कंपनी होंगे। और फिर अगर कंपनी है मगर शुगर की ट्रेडिंग करते हैं बजाय इसके कि मैन्युफैक्चरिंग, तो वो भी नॉर्मल में रहेंगे। स्पेशल में शुगर को लेके आना है तो कहिएगा कि मैं कंपनी हूँ और मेरा काम जो है वो शुगर से मुतालिक मैन्युफैक्चरिंग है। तो इनका स्पेशल टैक्स ईयर जो ताबीर है वो है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। और इसके लिए एसआरओ पुराना वाला 1979 के ऑर्डिनेंस का वो इस तरीके से है। अच्छा, फिर इसके अलावा ऑल पर्संस एक्सपोर्टिंग राइस, अब यहाँ पे देखिए ये नहीं लिखा हुआ कि इंडिविजुअल होगा, एओपी होगा, तमाम पर्संस को कह दिया। और इसके ऊपर जो है वो ये होगा कि इनकी 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, और इनके लिए भी स्पेशल टैक्स ईयर का एसआरओ जो है वो मौजूद है पुराने लॉ से। अच्छा, इसके अलावा इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस और बैंकिंग का काम तो जो है वो इंडिविजुअल्स और बैंक पार्टनरशिप वगैरह कर ही नहीं सकते, ये हमेशा कंपनी होगी। और इनके लिए भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर का स्पेशल टैक्स ईयर ताबीर है। तो किसी का स्पेशल टैक्स ईयर इस वजह से हुआ कि उसको रिपील ऑर्डिनेंस के थ्रू स्पेशल टैक्स ईयर पाबंदी कर फॉलो करने की पाबंदी आयद की गई थी। इसके अलावा जैसे अब यूनिलीवर है, यूनिलीवर ऊपर कहीं नहीं आ रहा। इसके अलावा जो है वो एटलस होंडा है जो 31 मार्च का मैंने अभी बताया, वो इसमें कहीं नहीं आ रहा। इसके अलावा मैंने एबर्ट लेबोरेटरीज का 30 नवंबर बताया, वो इसमें ऊपर में कहीं नहीं आ रहा। तो ये कैसे हो गए? ये फिर कमिश्नर से अप्रूव हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो बहुत सारी जगहों पे वो ऐसे सवालात भी पूछ रहा होता है जो खैर प्रैक्टिकल नीड भी है कि इसी तरीके से लोगों को पढ़ना चाहिए कि यार ये बताइए कि कमिश्नर को मैं अप्लाई कब करूं, और ये बताइए कि कमिश्नर जो है वो मुझे कितने दिनों में ऑर्डर इशू करेगा, इसके बारे में लो लिखा ही नहीं हुआ। यानी कि अगर नॉर्मल टैक्स ईयर आपका 30 जून 2023 पे खत्म हो रहा है और आप इसको स्पेशल टैक्स ईयर में कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं, तो 30 जून 2023 से पहले आप अप्लाई करेंगे, 30 जून 2023 के बाद अप्लाई करेंगे, और जब भी आपने अप्लाई किया आपकी एप्लीकेशन को कमिश्नर कितने दिनों तक पढ़ता रहेगा, इसके बारे में कोई टाइम फ्रेम लॉ में मौजूद ही नहीं है जो मैंने इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसके अलावा कि अगर आप जो है वो स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो करते हो, means moreover a person using a special tax year may apply in writing to the commissioner to allow him to use normal tax year, and the commissioner may by an order allow him to use the normal tax year। इसके अलावा लॉ में ये भी पॉसिबिलिटी रखी गई है कि अगर एक बंदे के ऊपर स्पेशल टैक्स ईयर अप्लीकेबल है, वो क्यों अप्लीकेबल है? बिकॉज ऑफ द रीजन रिपील ऑर्डिनेंस से जो है वो उसका काम ही ऐसा है, या फिर एक उसने शायद माजी में कमिश्नर से अप्रूव करवाया हुआ है। तो अगर आप स्पेशल टैक्स ईयर के बंदे हो तो आपको नॉर्मल में आने की भी इजाजत है, उसके लिए भी आपको कमिश्नर में के पास जाना पड़ेगा। जो भी आदमी नॉर्मल से स्पेशल में जाए या स्पेशल से नॉर्मल में आ रहा हो, उसके लिए जरूरी है कि वो कंपेलिंग नीड शो करे। यानी कभी ये ना बोले कि भाई जो है वो मेरा दिल चाह रहा है इसलिए मुझे कर दीजिए, मेरे सारे दोस्तों का है इसलिए कर दीजिए स्पेशल टैक्स ईयर मेरा, या नॉर्मल कर दीजिए। नहीं, वो हमेशा कंपेलिंग नीड बताएगा। अब कंपेलिंग नीड जो है वो क्या होती है, ये लॉ में डिफाइन नहीं है, इसको प्रैक्टिकल एंगल से देखना पड़ेगा। तो वो मैं जरा नीचे आपको फुटनोट में समझा दूं कि वो क्या होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वांट ऑफ कंसोलिडेशन। अब मिसाल के तौर पे ये जो यूनिलीवर है, इसका मुझे मालूम है इसने अपना जो काम आइसक्रीम या एफएमसीजी हम जिसको बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या एफएमसीजी ये बनाते हैं यूनिलीवर, और इसकी बाय डिफॉल्ट के ऊपर एनटीआर बनती थी, बाय डिफॉल्ट के ऊपर इसकी एंटी वाई बनती थी, यानी नॉर्मल टैक्स ईयर बनता था। मगर इन्होंने स्पेशल टैक्स ईयर कैसे करवाया? इन्होंने कहा, कमिश्नर को जाके कहा कि भाई हम जो है वो जो यूनिलीवर यूके के हम सब्सिडरी हैं और उनके साथ हमारा कंसोलिडेशन होता है, तो अकाउंट्स और जो है वो टैक्स दोनों को कोइंसाइड करना जरूरी है। रूल 34 से मैंने आपको प्रूव कर दिया। तो हम जो है वो कंसोलिडेशन पर्पस के लिए ईयर एंड डिफरेंट नहीं रख सकते हैं। हम 30 जून पे यूनिलीवर पाकिस्तान को क्लोज करें और 31 दिसंबर यूके का जो है वो क्लोज हो रहा हो, तो ये कंसोलिडेशन नहीं होते हैं। कंसोलिडेशन के लिए कॉर्पोरेट लॉ में भी रिक्वायर्ड है और आईएफआरएस में भी रिक्वायर्ड है कि ईयर एंड की कोइंसाइडिंग होनी चाहिए। तो एज अ रिजल्ट जो है वो हमें भी 31 दिसंबर पे जाने दीजिए। तो कमिश्नर ने कहा कि वांट ऑफ कंसोलिडेशन आपकी चाहते हैं, यस कंसोलिडेशन पर्पस के लिए हम कोइंसाइड करना चाहते हैं, बस कर दीजिए कोई बात नहीं है। और इसके ऊपर कमिश्नर ने अप्रूव कर दिया। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आप वैरायटी ऑफ बिजनेस में एंगेज हो जाए। यानी मिसाल के तौर पे आप कोई शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है,
और इसके साथ साथ आप जो है वो आईपीपीस का भी लाइसेंस ले लेते हैं। आईपीपीस का मतलब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। शुगर का जो बगास होता है या बैरल शुगर की जो है वो बायोमेस होता है। जो शुगर बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है, उसके अंदर जो है वो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। उस बाई प्रोडक्ट से आप बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी और मुख्तलिफ केमिकल्स भी बना सकते हो। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई आपने और आपने इसके ऊपर गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपको गवर्नमेंट को यानी गवर्नमेंट को मैं इलेक्ट्रिसिटी सेल करूंगा, तो इस वजह से मेरा नाम आईपीपी हो गया। मैं शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, इसके साथ साथ आईपीपी भी हूँ। अब आईपीपी के लिए तो फिर नॉर्मल टैक्स ईयर होना चाहिए, क्योंकि आईपीपी के बारे में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि स्पेशल टैक्स ईयर होगा रिपील ऑर्डिनेंस में। तो होगा ये कि मेरा एक बिजनेस जो है यानी कि आईपीपी के लिए नॉर्मल टैक्स ईयर वर्कआउट हो रहा है, एक बिजनेस मेरा स्पेशल टैक्स ईयर यानी कि शुगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्कआउट हो रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे ये करना चाहिए कि ये तो मैं कर नहीं सकता कि मैं दो रिटर्न फाइल करूं, ये तो मैं कर नहीं सकता कि मैं दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊं। मैं तो ये करूंगा कि दोनों बिजनेसेस एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और एक ही रिटर्न में लेके जाऊंगा। मगर अब मैं कंफ्यूजन में आ गया कि 30 सितंबर की बेस पे जाऊं कि 30 जून की बेस पे जाऊं। अगर मैं आईपीपीस के बिजनेस को देखता हूं तो 30 जून मुझे डेट लगती है क्लोजिंग की। और अगर जो है वो आई शुगर मैन्युफैक्चरिंग को देखूं तो मुझे लगता है 30 सितंबर। इसके ऊपर आपको रंजीदा नहीं होना चाहिए, आपको कमिश्नर को बात करनी चाहिए। या तो आईपीपीस को आप सितंबर में ले आइए या शुगर को आप जो है वो जून पे ले आइए। ये कमिश्नर के पास दूसरी रीजन हो सकती है, वैरायटी ऑफ बिजनेस एज अ रीजन कि भाई ये मेरी कंपेलिंग नीड है। तो ये बस दो ही प्रैक्टिकल लाइफ में नजर आते हैं कि एक कहलाता है फॉन्ट ऑफ कंसोलिडेशन और एक होता है एंगेजमेंट इन वैरायटी ऑफ बिजनेस। इसकी बेस पे आप अपने आप को कमिश्नर से मनवा लेते हैं कि मैं अपने टैक्स ईयर को जो है वो नॉर्मल से स्पेशल में ले आऊं या स्पेशल से नॉर्मल में ले आऊं। अच्छा, फिर जब कमिश्नर आपको परमिशन देता है तो उसमें कुछ कंडीशन भी लगा सकता है। जब भी कमिश्नर अप्रूव करेगा, ये तो नहीं मालूम कि कमिश्नर कितने दिनों तक आपकी एप्लीकेशन को पढ़ता रहेगा, अभी मैंने आपको बता दिया। मगर जब भी अप्रूव करेगा वो अप्रूव्ड जो टैक्स ईयर होगा चेंज वाला वो हमेशा फर्स्ट डे से अप्लीकेबल होगा, ताकि 12 महीनों की जो है वो इस स्प्रिट जो है वो मेंटेन रहे। एग्जांपल इस तरीके के 30 जून 2023 पे नॉर्मल टैक्स ईयर खत्म हुआ, आइंदा से आप फॉलो करना चाहते हैं 31 दिसंबर पे, तो आपका पहला जो 31 दिसंबर क्लोज होगा वो 31 दिसंबर 2023 नहीं होगा, 31 दिसंबर 2024 होगा। क्योंकि 31 दिसंबर 2023 पे क्लोज करने जाएंगे तो उसमें तो शुरू के 6 महीने डबल डबल बुक हो जाएंगे। नॉर्मल के अंदर ऑलरेडी 6 महीने कवर हो चुके हैं। तो फिर आप 31 दिसंबर 2024 पे जब जो है वो क्लोज करने जाएंगे तो कमिश्नर की अप्रूवल भले मार्च में आई हो, मार्च 2024 में, फरवरी 2024 में, मगर अफेक्टिव डेट 1 जनवरी से मानी जाएगी ताकि 12 महीने की स्प्रिट मेंटेन रहे। अब जो अभी आपको नीचे मिल जाएगा कि क्लोज किया पिछला आपने 30 जून 2023 पे, नया शुरू किया 1 जनवरी 2024 पे, तो दरमियान का जो इंटरवीनिंग 6 महीने का पीरियड है इसको कहा जाता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। वो अभी नीचे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, फिर मजीद ये बात कि जो कंपेलिंग नीड आपने सबमिट की है, ये बाज औकात जो है वो कमिश्नर इसके ऊपर बहस व मुबाहिसा वगैरह बातचीत वगैरह, तो इसके लिए वो आपको ऑर्डर जारी करने से पहले आपसे जो है वो डिस्कशन करेगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपकी सबमिशन के ऊपर ये बन रहा है। तो बहस व मुबाहिसे के बाद ऑर्डर बनने के लिए सफाई का मौका देना मैंडेटरी है, शल लिखा हुआ है। अच्छा, इसकी एग्जांपल ऐसे कि एबीसी लिमिटेड आफ्टर क्लोजिंग इट्स टैक्स ईयर ऑन 30/6/2023, आप कमिश्नर को अप्लाई करते हैं 15 अक्टूबर 2023 पे। अब ये 15 अक्टूबर 2023 पे क्यों अप्लाई किया, ये सितंबर में क्यों नहीं किया, या इवन 30 जून 2023 से पहले क्यों नहीं किया, इसके ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि इसके ऊपर कोई टाइम फ्रेम ना होने के ऊपर आपको आज़ादी है। वो सीकिंग द स्पेशल टैक्स ईयर ऑफ 31 दिसंबर। अब पहला 31 दिसंबर 2023 तो खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें शुरू के 6 महीने तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं।
तो सीआईआर ने कमिश्नर की कैपेसिटी में जो अप्रूवल जारी की है वो 14/2 को की है। ठीक है, 14/2 को कर दी, कोई बात नहीं है। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक पड़ता रहेगा, बस उसकी मर्जी है। अब जब भी उसने ऑर्डर जारी किया, बहरहाल लॉ ने इसके ऊपर यह सनद आयद कर दी है, फिक्स कर दी है कि स्पेशल टैक्स ईयर शुरू तो 1 जनवरी को होगा। भले 14/2 को वो इशू हो रहा है, मगर इसकी अफेक्टिव डेट 1 जनवरी पे होगी, ताकि 12 महीनों की स्पिरिट मेंटेन रहे। और इसी तरीके से ये स्पेशल टैक्स ईयर 31/12/2024 पे खत्म होगा। अच्छा, CIR can after hearing the applicant reject the application for change in tax year recording reason for rejection। कमिश्नर के पास ये भी पावर है कि वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर दे। क्यों रिजेक्ट करेगा, वो रीजन लिखेगा, मगर ये रिजेक्शन करने से पहले वो आपको सफाई का मौका भी देगा। उसको लग रहा होगा कि आप गलत कह रहे हैं, यानी आपका कोई कंसोलिडेशन वगैरह का मामला नहीं है, आप कोई ग्रुप ऑफ कंपनीज का पार्ट ही नहीं है, कंसोलिडेशन किस चीज का, वगैरह वगैरह ऐसी कुछ बातें होंगी। अच्छा, परमिशन ऑफ द CIR केस above can be withdrawn by the CIR। अगर कमिश्नर को ये महसूस होता है कि भाई मैंने अप्रूवल तो दे दी, मगर बाद में मुझे पता चल रहा है कि बंदे ने गलत बोला था या 12 झूठ बोला था, तो फिर वो नोटिस देके इसको विड्रॉ भी कर सकता है। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द CIR। अगर मैं अपनी नॉर्मल से स्पेशल में जाना चाहता हूँ, या फिर एक जो है वो स्पेशल से नॉर्मल में आना चाहता हूँ, या फिर एक मेरी एप्लीकेशन आपने एक्सेप्ट कर ली थी मगर अब विड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस केस में, तीनों केस में मेरी आपसे डिस्प्यूट हो गई। तीनों केस में वो आपसे पहले पूछ तो रहा है, सफाई का मौका दे रहा है, मगर फिर बात अपनी ही उसने चलाई। तो उस सूरत हाल में अगर आप इसका डिस्प्यूट हो जाता है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में जो एंसिलरी और कनेक्टेड मैटर ऑर्डिनेंस की बात की थी प्रियम्बल के हवाले से, उसमें अपील का भी एक पॉइंट डिस्कस किया था। तो ये मैटर जो है FBR के पास अपील होता है, ये कमिश्नर अपील वगैरह के पास नहीं जाता टैक्सियर से मुतालिक। और इसको बेसिकली अपील कहते भी नहीं है, इसको कहते हैं रिव्यू एप्लीकेशन। कमिश्नर के साथ आपका डिस्प्यूट हो जाए सेक्शन 74 का, तो 74 का डिस्प्यूट जो है वो अपील नहीं होता है, वो रिव्यू होता है। कहाँ पे? वो FBR में होता है। और FBR का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, यानी कि ना आप किसी और अपीलेट अथॉरिटी के, बीआर के पास ये भी पावर है कि वो किसी क्लास ऑफ पर्सन, इसके ऊपर ये मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, अनलाइक द कमिश्नर जो स्पेशल टैक्सियर वगैरह को अप्रूव कर रहा था या स्पेशल से नॉर्मल को अप्रूव कर रहा था, वो एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन की बेस पे कर रहा था। मगर FBR जो है वो क्लास ऑफ पर्सन के लिए, यानी कि पूरी क्लास के लिए, फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल मिल्स के लिए, वो की अनाउंस कर सकता है कि आप नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल में आ जाएं। FBR जो है वो इसके लिए क्या करेगा, वो SRO जारी करेगा। इस सिलसिले की एक ही SRO आज तक जारी हुई है, जिसको कहा गया है SRO 684 ऑफ 2004, जिसमें FBR ने ये कहा है कि जो नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो, इसमें FBR ने ये कहा हुआ है कि जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, इन इंडिविजुअल और AOP नहीं, कौन? कंपनियां। और वो कंपनियां भी ट्रेडिंग नहीं, कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग। किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग? कॉटन टेक्सटाइल्स की। तो उनको जो है वो स्पेशल टैक्स ईयर जो पहले 30 सितंबर इनका अप्लीकेबल होता था, इसको उठा के इन्होंने नॉर्मल टैक्स ईयर में डाल दिया। यानी नॉर्मल टैक्स ईयर जून वाला इनके ऊपर अप्लीकेबल है। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है वो फॉर द टाइम बिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं, वो 30 जून फॉलो कर रही हैं, और 30 सितंबर से शिफ्ट किया गया है इनको FBR की तरफ से। तो FBR का ऐलान ऐसे नहीं होगा ABC लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, FBR के ऐलान सारी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, जो कि सारी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो ये क्लास ऑफ पर्सन की बेस पे होता है। तो खुलासा ये हुआ कि जिसका नॉर्मल टैक्स ईयर होता है वो ऐसे बोलता है कि नॉर्मल इसलिए है कि कहीं लिखा हुआ नहीं है। जिसका स्पेशल टैक्स ईयर होगा वो लाजमी तौर पे ये बता रहा होगा कि वो क्यों स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो कर रहा है, कहाँ लिखा हुआ है। पहली लिखने की रीजन ये होगी कि वो कहेगा कि रिपील ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, SRO में, या फिर ये कि वो कहता है कि भाई कमिश्नर की अप्रूवल लेटर में लिखा हुआ है, या वो कहता है कि FBR ने 74(2)(a) में क्लास ऑफ पर्संस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अच्छा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर सर्क्यूमिस्टेंशियल होता है। मेरी जिंदगी में तो अल्लाह का शुक्र है कभी ट्रांजिशनल टैक्स ईयर नहीं आया, क्योंकि ये उन लोगों की जिंदगी में आता है जो नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल में जाते हैं।
The period between the last full tax year prior to the change of tax year and the date of commencement of the new tax year is to be treated as transitional tax year. इसका टाइटल भी आप इसी तरीके से असाइन करते हैं जिस तरीके से स्पेशल टैक्स ईयर का करते हैं, यानी कि आपको ये करना होता है कि पहले आप जो है वो रिलीवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर निकालते हैं, और फिर जो है वो इस रिलीवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर को निकालने के ऊपर आपको रिलीवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर का जो कैलेंडर ईयर है वही असाइन कर देना होता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के टाइटल के तौर पे। अब देखिए किस तरीके से है। एक बंदा है, कोई भी बंदा है जिसका नॉर्मल टैक्स ईयर 30 जून 2022 पे खत्म हुआ, तो इसका नाम होगा NTY 2022। इसको परमिशन ग्रांट हो गई कमिश्नर की तरफ से कि आप जो है वो दिसंबर ईयर एंड फॉलो कीजिएगा। अब ये दिसंबर जो है वो 12 महीनों का होगा, तो जाहिर बात है ये जनवरी 2023 से शुरू होगा और 31/12/2023 पे खत्म होगा। अब जो है वो ये 31/12/2023 वाला जो साल है, इसको के टाइटल से यानी कि इसको बोल देंगे भाई ये तो जो है वो STY 2024 है, यानी रेलिवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर 2024 का है, तो इसका नाम हो जाएगा STY 2024। अब यहाँ पे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो है लास्ट खत्म हुआ है 30 जून 2022 पे, नया शुरू हुआ है 1 जनवरी 2023 पे, तो दरमियानी पीरियड जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 है, जिसको हम बोलेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और इसका टाइटल ऐसे ही असाइन करेंगे कि नेक्स्ट ईयर के टाइटल से जैसे कि स्पेशल टैक्स ईयर का असाइन करते हैं, यानी कि इसका नाम हो जाएगा TTY 2023। इसकी दूसरी एग्जांपल कि अगर स्पेशल टैक्स ईयर आपका 31 दिसंबर 2022 है, तो इसका नाम था STY 2023। अब हुआ ये कि आपको परमिशन ग्रांट हो गई नॉर्मल की, तो जाहिर बात है अब 31 दिसंबर 2022 पे साल खत्म हुआ है, तो जो नॉर्मल शुरू होगा वो होगा 1 जुलाई 2023 से खत्म शुरू हुआ और 30 जून 2024 पे खत्म हुआ। अब जो दरमियानी 6 महीने का अरसा है यानी जनवरी 2023 से 30 जून 2023, ये है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और इसको जो है बारह आप इसी साल के नाम से ताबीर कर रहे हो, क्योंकि यही होता है कि स्पेशल हो या ट्रांजिशनल हो, जनवरी से मई जून के दरमियान में ईयर एंड आ रहे हो तो सेम ईयर के टाइटल से असाइन करते हैं, वरना नेक्स्ट ईयर के टाइटल से असाइन करते हैं। अच्छा, अब लगे हाथों थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं। अ, एक सेक्शन 145 और इसके साथ सेक्शन नंबर 117, इसके अंदर जो है वो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है कि सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट टैक्स ईयर। ये टैक्स ईयर ऐसा होता है कि जिसके अंदर 12 महीनों की थीम भी गड़बड़ हो रही होती है, जिसमें नाम की भी गड़बड़ है, इसका नाम नॉर्मल स्पेशल ट्रांजिशनल कुछ होता ही नहीं है, इसको कहा जाता है सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट टैक्स ईयर। सबसे पहले देखते हैं 145 क्या है। इसमें कहा गया है कि ऐसे आदमी का रिटर्न या असेसमेंट जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। अब जाहिर बात है पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है तो ये कोई पार्टनरशिप फर्म के लिए या कंपनी के लिए तो नहीं कह सकते, ये इंडिविजुअल होगा। तो यहाँ पे एनी पर्सन से मुराद होगी कोई इंडिविजुअल। अगर कोई पर्सन जो है वो लाइकली टू लीव पाकिस्तान है ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द टैक्स ईयर, साल के दौरान में या शॉर्टली आफ्टर इट्स एक्सपायरी, और इसमें जाने का मकसद ये है कि वापस नहीं आना, यानी कि परमानेंट माइग्रेट कर रहा है विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू पाकिस्तान, तो ये कमिश्नर को इंटीमेशन देगा, एक नोटिस देगा कि मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ, और 15 दिन पहले कम से कम दे, जाने से 15 दिन पहले। और ये 15 दिन जो जाने की डेट है, यानी कि प्रोबेबल नॉट लेस देन 15 डेज बिफोर द प्रोबेबल डेट ऑफ इस डिपार्चर। तो ये जो प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर है, ये इसको आप सेट डेट के नाम से ताबीर करेंगे इस सेक्शन में। अब इसको जो है वो इस तरीके से इलस्ट्रेट मैंने किया है कि अगर मिस्टर ए जो है वो ये सोच रहा है कि मैं 16 अप्रैल 2024 पे मुल्क छोड़ के चला जाऊं, यानी कि ये करेंसी ऑफ द ईयर में ड्यूरिंग द ईयर ये मुल्क छोड़ के जा रहा है, तो इसके 15 दिन पहले क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2024 पे ये अपना नोटिस देगा सेक्शन नंबर 145 का। इससे पहले दे दे मगर ये के बहरहाल दिस इज द लास्ट डे टू सर्व द नोटिस ऑफ सेक्शन 145, और कमिश्नर को बता देगा कि मैं आपका कस्टमर, मैं आपका जो है वो बेसिकली टैक्स पेयर, अब आइंदा हमारी मुलाकात नहीं होगी, दिस इज द लास्ट करेस्पॉन्डेंस जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। दूसरा मामला ये कि मिस्टर बी जो है वो जा रहा है 16/8/2024 पे। अब इसके ऊपर ये कहानी हुई कि ये साल खत्म होने के बाद जा रहा है, तो इसके ऊपर जो है वो बहरहाल 16/8/2024 में
कि 15 दिन पहले क्या बनता है, 1 अगस्त 2024 वहां तक ये नोटिस दे देगा। हो सकता है इससे पहले भी दे दे, 15 दिन का कम से कम जो है वो नोटिस देना जरूरी है। अच्छा, अब जो नोटिस है वो तो कमिश्नर के लिए इतना मान ही नहीं रखता। कमिश्नर बेसिकली आपसे इस बात में दिलचस्पी रखता है कि आप जाते जाते अपना आखिरी टैक्स हमें पे करके जाएं। The above notice shall be accompanied by a return or return of taxable income in respect of the period commencing from the end of the latest tax year to the said date, यानी कि जो probable date of departure है। The period for the purpose of this section be deemed to be a tax year, जो सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट टैक्स ईयर के नाम से पुकारा जाता है। इसको ना नॉर्मल बोला जाए ना स्पेशल बोला जाए, बल्कि इसको कहा जाता है सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट टैक्स ईयर ऑफ सेक्शन 145। अच्छा, नॉट विथस्टैंडिंग द वन एंड टू, नॉट विथस्टैंडिंग का पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है ओवरराइडिंग, ऊपर वाली बात कि कमिश्नर को नोटिस देना, को नोटिस के साथ रिटर्न फाइल करना, ये जो है वो ओवरराइड कर रहे हैं। कमिश्नर जो है अगर ये देखता है कि बंदा खुद से नोटिस नहीं सबमिट कर रहा, तो कमिश्नर में सर्व अ नोटिस ऑन एनी पर्सन who in his opinion is likely to leave Pakistan during the current tax year or shortly after its expiry and have no intention of returning to Pakistan to furnish within such time as may be specified in such notice a return or returns of taxable income for the tax year or years for which taxpayer is required to furnish such return or returns। अब इसकी जो है वो illustration देख लीजिएगा। अगर एग्जाम्पल 1 में बात करूं तो टैक्सेबल इनकम फॉर द पीरियड 1 जुलाई 2023 से लेकर 16/4/2024, नोटिस दे रहा है वो 1 अप्रैल पे, मगर नोटिस के साथ जो रिटर्न लगाएगा वो 16 अप्रैल तक का लगाएगा। ये मैंडेटरी है। तो आइडियली इसके अंदर 15 दिन की इनकम एस्टिमेट करनी पड़ेगी, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस एक्ट। और ये बहरहाल फाइनेंस एक्ट 2023 की बेस पे जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कि क्या मतलब, फाइनेंस एक्ट 2023 यानी कि जो है वो मैंने आपको बताया कि आपका जो भी साल खत्म होता है फाइनेंस एक्ट 2023 के आने के बाद, चाहे वो सितंबर में हो चाहे दिसंबर में हो, ये सारा का सारा जो है वो नए वाले अमेंडेड प्रोविजन से होगा। अच्छा, अब जो ये वाली एग्जांपल देखिएगा जिसमें वो ये था कि वो दूसरी वाली एग्जांपल में जिसमें वो साल खत्म होने के बाद जा रहा था। अब साल खत्म होने के बाद जाने के ऊपर इसको जो है वो दो दो रिटर्न इसके साथ फाइल करने पड़ेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है द रिटर्न और रिटर्न्स। बाज औकात एक रिटर्न होगा, बाज औकात दो रिटर्न्स होंगे। अब ये दो रिटर्न्स की जो है वो मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। टू सेट ऑफ रिटर्न्स ये फाइल करेगा अपने नोटिस के साथ। नोटिस कब फाइल कर रहा था, ये जा रहा है बेसिकली यहाँ पे आपको मैंने बताया था पहली 16 अगस्त को जा रहा है, तो 1 अगस्त को अपना नोटिस जमा कराने जा रहा है और इसके साथ ये रिटर्न लगाएगा। तो अब यहाँ पे रिटर्न कोई ये नहीं होगा कि 15 महीनों का बन जाए या 13 महीनों का बन जाए। पहला रिटर्न ये बनाएगा 12 महीनों का, इसी नोटिस के पीछे लगा रहा होगा। वो 1 जुलाई 2023 से 30/6/2024 का होगा। और फिर जो है एक और भी बनाएगा जो कि 1 जुलाई 2024 से लेकर 16/8/2024 तक का होगा। यानी कि ये जो 1.5 महीने है इसका भी एक अलग से रिटर्न बनाएगा, मगर दोनों केस में फाइनेंस एक्ट अलग अलग होगा। यहाँ पे फाइनेंस एक्ट होगा जो 1 जुलाई 2023 से 30/6/2024 का, ये होगा फाइनेंस एक्ट 2023 से। अब चूंकि 1 जुलाई 2024 से तो फाइनेंस एक्ट 2024 अप्लीकेबल हो चुका होगा, तो फिर जो है वो ये दूसरे वाले सेट के लिए ये नया वाला फाइनेंस एक्ट जो है वो यूज करेगा। और एज अ रिजल्ट जो है यहाँ पे रिटर्न्स की ताबीर हो गई। बाज औकात इसके नोटिस के साथ एक रिटर्न होगा, बाज औकात इस नोटिस के साथ दो रिटर्न्स होंगे। व्हेन टू रिटर्न्स विल बी एप्लीकेबल व्हेन द इफ देयर इज द पीरियड, कि भाई जो है वो 12 महीनों से जायद हो रहा होगा, यानी शॉर्टली आफ्टर द ईयर आप जा रहे होगे, तो फिर आपको दो सेट ऑफ रिटर्न्स जो है वो फाइल करने पड़ेंगे। अच्छा, अब दोनों में नीचे जो है यही बात लिखी हुई है, जो दोनों के टैक्सेबल इनकम है वो रेट अप्लीकेबल जो होंगे रिलेवेंट टैक्स ईयर के लिए। यानी यहाँ पे जो फाइनेंस एक्ट 2024 के ऊपर जो रेट्स आए हैं वो इस इनकम के ऊपर अप्लाई होंगे जो 16/8/2024 पे, यानी 1.5 महीने की इनकम के। और इसके ऊपर फाइनेंस एक्ट 2023 में यानी बजट फाइनेंस एक्ट 2023 में जो रेट अनाउंस हुए थे वो 30 जून 2024 तक की इनकम के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, फिर इसके अलावा इसी तरीके की एक मिलती जुलती कहानी है, वो है नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस 117। एनी पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस, अब चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो चाहे एओपी हो, सबके लिए है। ये कमिश्नर को नोटिस देंगे कि मेरा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, और यहाँ पे डिसकंटिन्यूएशन जो है वो
हो जाएगी, इसके बाद आपको नोटिस देना है, यानी 15 days ऑफ डिसकंटिन्यूएशन के देना है। The person discontinuing a business shall, under the provision of this ordinance or on being required by the commissioner by notice in writing, अगर आप नहीं बता रहे, कमिश्नर खुद भी आपसे पूछ सकता है कि भाई आप बता क्यों नहीं रहे, मुझे तो पता चला है कि आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया। बहरहाल कमिश्नर पूछे या आप खुद दे रहे हैं, आपको अपने नोटिस के साथ जो है वो अपना फाइनल रिटर्न भी फाइल करना होगा। In return, in writing, furnish a return of income for the period commencing on the first day of the tax year। अगर मिसाल के तौर पे मार्च 31 मार्च 2024 पे बिजनेस बंद हुआ है, तो आइडियली जो है वो आपको 15 मार्च 2000 15 अप्रैल 2024 तक अपना ये नोटिस जमा कराना है। और इसमें ये होगा कि आपको जो है वो 1 जुलाई 2023 से जो है वो डिसकंटिन्यूएशन की डेट जो कि जो है वो 31 मार्च 2023 है, वहां तक के लिए आपको जो है वो अपना रिटर्न भी अकम्पनी करना है इस नोटिस के साथ, जो कि आप बेसिकली डिसकंटिन्यूएशन का नोटिस दे रहे हैं। इन विद द डिसकंटिन्यूअस अकर्ड एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन, तो मेरे एग्जांपल में 31 मार्च है। और इसको अगेन जो है वो ये कहा जा रहा है कि इसका नाम नॉर्मल है ना स्पेशल है, बल्कि ये क्या है, ये सेपरेट टैक्स ईयर है, या इसको बोल दीजिए दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट टैक्स ईयर। Where no notice has been given as above, the commissioner has reasonable grounds to believe that the business has been discontinued or is likely to discontinue। कमिश्नर जो है वो नोटिस के थ्रू भी आपको बोल सकता है कि मुझे पता चला है कि आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है, या शायद डिसकंटिन्यू होने वाला है, आप रंजीदा होंगे, शायद आप सबमिट कराने के ऊपर भूल जाएंगे, तो मैं आपको याद कराता हूं कि हमारा भी हक बनता है, आप हमें सबमिट कराइएगा। और जब जो है वो कमिश्नर आपको कहेगा कि भाई आपको सबमिट कराना है, तो वो आपको साथ में पीरियड भी बताएगा कि कब सबमिट कराना है। आइडियली आप सबमिट जब कराने जा रहे हो तो विद इन 15 days ऑफ डिसकंटिन्यूएशन जमा कराओगे। और जब कमिश्नर आपको जो है वो कह रहा होगा कि आपके बारे में हमें पता चला है कि आपने डिसकंटिन्यू कर लिया मगर हमें बताया नहीं, या आप लाइकली टू बी डिसकंटिन्यूड हो, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, तो इस केस में कमिश्नर साथ साथ ये भी बताएगा कि किस दिन तक आपको अपना ये रिटर्न और नोटिस सबमिट कराना है। अच्छा, return of income under this section shall be treated as for all purposes of this ordinance as a return of income including the application of section 120। सेक्शन 120 इनकम टैक्स लॉ का ये कहता है कि जब कोई रिटर्न फाइल किया जाता है तो वो डीम टू हैव बीन असेस्ड है, यानी कि आपने रिटर्न फाइल किया, उसके ऊपर कोई सामने से बस एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, कोई कंफर्मेशन नहीं आती है कि ये सही है कि गलत है। तो अगर जो है वो आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है तो भी आप ये कहते हो कि मेरा रिटर्न जो है वो एक्सेप्ट हो गया, डीम टू हैव बीन असेस का कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल हो जाता है 120 में। तो ये जो आखिरी रिटर्न फाइल हो रहा है जो डिसकंटिन्यूड बिजनेस का, इसको कोई चेक करेगा कि ये भी डीम टू हैव बीन असेस है, तो बहरहाल ये भी डीम टू हैव बीन असेस है। यही चीज 145 में भी लिखी होती तो सहूलत रहती, मगर ये कि बहरहाल वहां पे नहीं लिखी हुई। तो इसके ऊपर लोगों को मुख्तलिफ इश्कालात होते हैं कि मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ, कमिश्नर के पास जाऊंगा तो कमिश्नर मुझे चेक करने बैठ जाएगा कि भाई पिछले सालों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैं जाता ही नहीं हूँ। तो बहरहाल इस वजह से हम लोगों में जो काम करने वाले लोग होते हैं, ये एफबीआर को अक्सर और बेशतर जो है वो ये मशवरा देते हैं कि यहाँ पे भी ये 120 का प्रोविजन डाल दीजिए। मगर बहरहाल इस वक्त फॉर द टाइमिंग 145 में तो नहीं है, मगर ये जो मरे तुरे आदमी है जिसका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, इसको कम से कम ये सहूलत है कि इसको आखिरी रिटर्न फाइल करते वक्त कोई परेशान नहीं करेगा, कहा जाएगा कि आपका जो लास्ट रिटर्न आ रहा है वो डीम टू हैव बीन असेस है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने अल्लाह का शुक्र है कि रेजीम की कंपैरिजन भी पढ़ ली, और इसके अलावा हमने जो है वो एनटीआर की पढ़ाई की बुनियाद डाल दी है। टैक्स ईयर अल्लाह का शुक्र है हमारी क्लास में आज हो गया। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए उस्मान। चले इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।